यस, तो वार्म वेलकम टू एडिफिकेशन एकेडमीज सत्ते पे अट्ठा, टॉक्स ऑन स्टॉक मार्केट, जहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस फाइनेंशियल मार्केट में, इस स्टॉक मार्केट में आखिर फंडामेंटल एनालिसिस का क्या इम्पोर्टेंस रह गया है। क्या फंडामेंटल एनालिसिस आज के इस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पैटर्न में भी बहुत वर्कआउट करता है इन्वेस्टर्स के लिए या ट्रेडर्स के लिए, या फिर फंडामेंटल एनालिसिस पुरानी बातों की तरह रह गया है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है आलोक दहिया और मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ एडिफिकेशन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड का। एडिफिकेशन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड लास्ट 5 वर्षों से कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लिटरेसी में अपनी बढ़त बना के ईस्टर्न इंडिया एंड अब तो पूरे नेशनल लेवल पे लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करने की कोशिश कर रहा है और उसमें कहीं ना कहीं आगे भी बढ़ रहा है। फाइनेंशियल लिटरेसी पे बात करने से एक बात जरूर आती है दिमाग में कि क्या फाइनेंशियल लिटरेसी चीज़ों को सिर्फ जान जाना है या उसको अप्लाई भी करना है। तो इसीलिए हमारा टैगलाइन है कि फ्रॉम फाइनेंशियल एजुकेशन टू फाइनेंशियल एग्जीक्यूशंस। होता क्या है, फाइनेंशियल एजुकेशन सबके पास है बट एग्जीक्यूशंस करते करते, या अगर दूसरी भाषा में बोलूँ तो फाइनेंस और अप्लाइड फाइनेंस में फ़र्क को समझते समझते एक समय बीत जाता है और एक बड़ा कॉस्ट कहीं ना कहीं लोगों को लग जाता है। तो आज शो को आगे बढ़ाते हैं। हमारे आज के गेस्ट हैं नन अदर देन मिस्टर राजेश अग्रवाल जिंदल, जो कि रिसर्च हेड है इक्विटी के ओम कैपिटल में, और साथ ही साथ एक जाने माने चेहरे हैं सीएनबीसी आवाज, सीएनबीसी टीवी 18, जी बिजनेस 18 नाउ के साथ। और उनके परिचय के लिए तो मुझे लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए कि एक नोन फेस है आज इंडिया में, और उनकी रिसर्च की तारीफ तो मैं अकेला क्या करूं, पूरा इंडिया करता है। तो राजेश सर, वेलकम टू एडिफिकेशन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड सत्ते पे अट्ठा। और सर, आगे बढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने बारे में, आप अपनी जो जर्नी है उसको हमारे सामने थोड़ा सा प्रेजेंट करें, ताकि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो इस जर्नी को समझ पाए कि कैसे राजेश सर एक रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे आगे बढ़े। ओवर टू यू सर। Good afternoon, Alok. Good afternoon, all the participants. आपने इतना कुछ कह दिया। मैं सही कहा जाए तो रिसर्च या इक्विटी की इतनी बड़ी दुनिया है जिसमें एक छोटी सी बूंद भी शायद नहीं हूँ, क्योंकि बहुत से देव जैसे बैठे हैं जिन्होंने बहुत पैसे भी बनाए, बहुत नाम भी कमाया। जहाँ तक मेरी जर्नी, कहना चाहूँगा कि एक ऐसे फील्ड से आया जो इक्विटी से, किसी भी एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में ज्वाइन किया था, तो मैं ठीक से ये भी नहीं जानता था कि इक्विटी क्या होता है या शेयर क्या होता है। मैं पहले लोहिया सिक्योरिटीज में एज जस्ट इक्विटी में ज्वाइन किया था। वहाँ पता नहीं था कि मैं रिसर्च में जाऊँगा, डेढ़ साल। आज जो मेरा करियर चेंज हुआ वो सीडी की रिसर्च में के साथ मैंने 14 साल बिताए, और वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा उनकी गाइडेंस में। और आज भी वो मुझे एज ए फादर फिगर, एज ए मेंटर गाइड करते रहते हैं जब भी जरूरत पड़ती है। तो जो भी मैंने सीखा है वो उन्हीं से सीखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो फंडामेंटल पे ही ज़्यादा जोर देते थे। इनफैक्ट आज की डेट में अगर कहा जाए तो वो ईस्टर्न इंडिया के वारेन बुफे के नाम से जाने जाते हैं। बहुत लोग जानते भी हैं उनको, जो नहीं भी जानते उनको बता दूं कि ईस्टर्न इंडिया के वारेन बुफे के नाम से जाने जाते हैं। उनके पोर्टफोलियो में ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जो पिछले 20-25 सालों से उनके पास है और आज भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और आज भी उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है जो कि 100 टाइम्स भाव बढ़ गए हैं, 100 टाइम्स आई वुड, फिर भी वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स की नॉलेज है। और मैंने जो कुछ भी सीखा उन्हीं से सीखा। और तो क्या कहूँ, बस सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि सीखने की या पढ़ने की कोई अंत नहीं होता है। आप हर दिन किसी से भी मिलते हो, कोई भी वातावरण में रहते हो,
आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। तो सीखने की जो प्रवृत्ति है वो कभी खत्म नहीं होती, वो चलते रहती है। राइट सर, आपने बहुत ही उम्दा बात बोली है सर, और यही चीज़ हम भी चाहते हैं कि लोग जब ये सोचते हैं ना कि यहाँ पे सीखना ख़त्म हो गया, तो एज यूजल सब बोलते भी है कि उनका फिर आगे बढ़ना ख़त्म हो गया। तो इन सारी चीज़ों पे सर, मतलब हमने क्या किया कि ये जो सत्ते पे अट्ठा जो प्रोग्राम बनाया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन ये लेके आए हम कि हम भाव से ज्यादा भावना पे बात करेंगे, क्योंकि इतने सारे सोच चल रहे हैं मार्केट में ऑलरेडी। तो जब मैंने रिसर्च की, हमारी टीम ने रिसर्च किया, तो हमने सोचा कि चलो कुछ ऐसा लेके आए जहाँ पे हमारे ऑडियंस को कुछ ऐसा सीखने मिले जो उनको किताबों में ना सीखना पड़ता हो या नहीं ढंग से सीखने मिलता हो। और वहाँ पे मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, हमारी टीम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है कि सबसे पहला शो हमारा कहीं ना कहीं आपके साथ हो रहा है, और आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक ही रिक्वेस्ट को इतने प्यार से माना, और हमारी टीम को कहीं ना कहीं आप समझे कि इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी क्लब के मेंबर्स हैं या जो लोग भी इस वीडियो को आगे देखेंगे और सुनेंगे, उनको सिर्फ वो किताबी नॉलेज नहीं बल्कि प्रैक्टिकल सीखने को मिले और जानने को मिले, जिनसे उनका भी भला हो जाए। तो हमने इस इवेंट को 3 भाग में बांटा सर। कहीं ना कहीं तो पहला था वो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी है खुद की जो अभी आपने बताई, उसके अलावा अभी 2 सेगमेंट बाकी होंगे, और वो 2 सेगमेंट, एक है कि कॉमन कहानी। कॉमन कहानी का मतलब है सर वो कॉमन मिस्टेक्स जो आज तक लोग करते आए हैं फंडामेंटल एनालिसिस को लेके, या स्टॉक्स को लेके, या फिर वो एक मनी मैनेजमेंट को लेके। तो उस पर सर मैं चाहूंगा कि आपसे कुछ सवाल जवाब वहाँ पे होंगे, और लास्ट में हमारा जो सेगमेंट रहेगा वो होगा न्यू कहानी, जहाँ पे आप लोगों को बताएंगे, हमारे जो नए इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो नए रिसर्च एनालिस्ट है, उनको बता पाए कि कैसे वो पोर्टफोलियो पे या स्टॉक के रिसर्च के ऊपर आगे काम कर सकते हैं, ताकि उनको बहुत हेल्प मिले। तो सर अगर आप तैयार हो तो हम शुरू करें अपनी ये जर्नी। मैं इसमें जो जर्नी की बात कर रहे थे उसमें और कुछ जोड़ना चाहूँगा। हाँ सर, जरूर। तो उसके बाद क्या हुआ कि सीडी रिसर्च में जब मैं 14 साल था, तो उसके बाद किन्हीं कारणों से, जैसे कि उनके मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो बॉम्बे शिफ्ट करेंगे, और किन्हीं पारिवारिक कारणों से मैं बॉम्बे नहीं जा सकता था, इसलिए मुझे वहाँ से एक अलग रास्ता चुनना पड़ा। अदरवाइज तो अच्छे खासे चल रहे थे। फिर मैंने ईस्टर्न फाइनेंसियर्स करके एक फर्म है जहाँ 5 साल काम किया। उसके बाद मैं दिनेश जी के गाइडेंस में आया, जो कि ईस्टर्न इंडिया में अगर कहा जाए तो दिनेश जी एक बहुत नोन नाम है। फाइनेंशियल मार्केट में अगर कहा जाए तो ऐसे कोई एचएनआई या कॉर्पोरेट घराने नहीं हैं जहां दिनेश जी की पहुंच नहीं है, या उनसे उनके व्यापारिक या पारिवारिक संबंध नहीं है। बहुत ही उम्दा संबंध है सबसे, जिस कारण से हमारी फर्म जो आज ओम कैपिटल है वो ईस्टर्न इंडिया में सबसे बड़ी फाइनेंशियल फर्म है। और ये यहाँ पे जो हम लोग काम करते हैं, तो हम अपने आप को बहुत गर्वित महसूस करते हैं कि हम इतनी बड़ी फर्म में। और दिनेश जी जैसे आज अगर आप दिनेश जी की एडुकेशनल क्वालिफिकेशन देखोगे ना, तो आप आश्चर्य में पड़ जाओगे कि ऐसी कोई डिग्री कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है जो उनके पास नहीं है। चाहे वो चार्टर्ड की हो, कॉस्ट की हो, एमबीए की हो, एलएलबी की हो, उन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ, मैं पूरी गिन भी नहीं सकता, मेरे ख्याल से 15-20 डिग्रियां हैं। तो एवरीडे उनसे कुछ सीखता रहता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि सीखने का कोई अंत नहीं है। आप किसी के भी गाइडेंस में आते हो, वहां से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को बिल्कुल मिलता है। पक्का सर, पक्का। और मैं दिनेश सर के बारे में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जितना मुझे पता है तो सर एक बहुत अच्छे कवि भी है। एम आई राइट सर? जी बिल्कुल। उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी जो खुद अमिताभ बच्चन जी ने विमोचन किया, और स्वर्गीय के बिरला जी और उनकी धर्मपत्नी भी थी उस इवेंट में। चांद से गुफ्तगू उन्होंने ये रिलीज करी थी, और उसको बहुत अच्छी तरीके से मार्केट ने एक्सेप्ट किया था। आज भी हमारे पास उसकी कॉपीज की रिक्वेस्ट आती रहती है। राइट सर, राइट सर। और शुरू करते हैं सर आगे कि कहाँ हम लोग, मतलब सीधा और तीखा सवाल, ये पहला सवाल कि हम लोग जो जनरल पब्लिक है, रिटेल इन्वेस्टर्स जो है,
आपके हिसाब से वो कहाँ ट्रैप होते हैं सर? सीधा तीखा सवाल से शुरू कर रहा हूँ सर। देखिए, ये सीधा और तीखा सवाल है और इसका जवाब भी बहुत तीखा ही होगा, क्योंकि कई लोगों को मैंने ये जवाब दिए तो कुछ लोगों को इतना बुरा लगा कि उन्होंने सोचा कि मैं क्या पता क्या बोल रहा हूँ। रिटेल निवेशक कहाँ फंसता है? रिटेल निवेशक फंसता है अपनी अज्ञानता के कारण से। क्या होता है कि वो 10 लोगों को सुनता है, ठीक है, और कोई बोल देता है कि साहब ये XYZ स्क्रिप्ट ले लो और आपका 2 रुपया का काम 200 रुपये का हो जाएगा। अच्छी बात है, हो जाएगा, बट आप वो स्क्रिप्ट ले लेते हो, ठीक है, और आपको पता भी नहीं होता। कई बार ऐसे भी होती हैं कि लोगों ने शेयर खरीदे हैं और किसी कंपनी के, ऑब्वियसली, तो कंपनी करती क्या है ये उनको नहीं पता है, ठीक है। उन्होंने शेयर खरीद लिए, कंपनी कौन सी बिजनेस में है यही उनको नहीं पता है। वो प्रॉफिट लॉस में होंगी कि नहीं होंगी, प्रमोटर कौन होगा, वो तो दूसरी बात है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि आज मान लो अपने को एक मोबाइल खरीदना है, ठीक है। मोबाइल क्या है, 5-10 हजार रुपये से स्टार्ट होकर के 1-1.5 लाख रुपया तक का आता है। अपने एक नॉर्मल मध्यम वर्गीय लोग के हिसाब से बात करें तो 15-20 हजार का मोबाइल खरीदेंगे, ठीक। अब उस मोबाइल को खरीदने के लिए हम लोग पूरा इंटरनेट घाट लेंगे, अमेजन देख लेंगे, फ्लिपकार्ट देख लेंगे, उसके भाव पे कंपैरिजन कर लेंगे, किसमें कितना डिस्काउंट है वो देख लेंगे, उसके स्पेसिफिकेशन देख लेंगे, और उस दाम में और कौन कौन से मोबाइल है उसके साथ उसका कंपैरिजन कर लेंगे। 20,000 रुपए का मोबाइल है, 15,000 रुपए, ठीक है। उसमें अपनी इतनी रिसर्च कर लेते हैं, ये फंडामेंटल रिसर्च है जो आप कर रहे हो मोबाइल पे। लेकिन जब अपने को 1 लाख 2 लाख 5 लाख का शेयर खरीदना है, राजेश अग्रवाल ने बोल दिया कि भैया ये ले लो, और आपने ले लिया, आपने उसने ही जहमत नहीं उठाई कि ये कंपनी करती क्या है जाने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसी चीज जो 10-20 हजार रुपए की, इवन 10-20 हजार तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप छोटा मोटा सामान जो रोजमर्रा की चीजें हैं, सब्जी है, फल है, वो खरीदने बाजार जाते हो, वहां भी आप उसको उठा के दबा के देखते हो, अच्छा है बुरा है, सुगंध कैसी है, पास की दुकान में कितने दाम में मिल रहा है। जो 10-50 रुपए का सामान है और दूसरे दिन आपको फिर खरीदना है, उसमें आप इतनी रिसर्च कर रहे हैं, कुछ रिसर्च करते ही नहीं है। इस वजह से रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप होते हैं। मैं कहूंगा कि आप किसी को भी फॉलो करो, वो आपके भरोसे की बात है, लेकिन थोड़ी बहुत बैकग्राउंड आप चेकिंग आपको बिल्कुल करनी चाहिए। ये आपका पैसा है, इसके जिम्मेदार आप हैं, इसका नफा नुकसान आपको उठाना है। राइट सर, राइट सर। और बहुत ही सच्चा और ईमानदार आंसर था सर ये आपका, क्योंकि यहीं पे लोग ट्रैप होते हैं। मतलब आपने जो एग्जांपल दिया 10 और 20 हजार के मोबाइल का, इवेंट सच बताया तो जब मूवी, और आप भी जैसे सर मूवीज के बहुत बड़े शौकीन हैं, मैं हमेशा आपका सिर्फ स्टॉक के लिए आपको ट्रैक नहीं करता, आप मूवीज के लिए भी जब रेटिंग देते हैं ना तो मैं उसको भी बड़े ध्यान से देखता हूँ। तो एक छोटे छोटे मूवी के लिए जहाँ 250 और 300 रुपीज एक्सपेंड करते हैं, वहां पे भी हम लोगों को फॉलो करते हैं फॉर कि रेटिंग कैसी आ रही है, हमारा वो 250 और 300 रुपीज वसूल होगा या नहीं। राइट सर, सही कहा मैंने? सुबह सुबह T2 निकाल के देखते हैं कि रिव्यू क्या आया है, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं जाऊं कि नहीं जाऊं। जहां आपको राइट 200 रुपए खर्चा करने और सिंगल में जाओ तो 80 रुपये में हो जाता है, फिर भी लोग उसमें पंचायती करते हैं। तो राइट मैं कह रहा हूँ को जो भी पैसे लगाने, थोड़ी बहुत। राइट सर। सर सर नेक्स्ट सवाल शुरू करते हैं, उससे पहले एक छोटी सी बात करते हैं कि जैसा हमारे बहुत सारे मेंबर्स या बहुत सारे लोग जानते हैं कि EIC फ्रेमवर्क बोल के एक चीज होता है जब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, मतलब इकोनॉमी, फिर इंडस्ट्री, एंड फिर कहीं ना कहीं हम कंपनी पे जाते हैं। तो मेरा जो एक सवाल है हमारे जो भी मेंबर्स हैं उनके बिहाफ में, कि ये तो एक नॉर्मल हो गया EIC फ्रेमवर्क, क्या राजेश सर भी ऐसा ही कोई EIC फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं जब वो एक कंपनी को चूज करते हैं सर?
लेकिन राजेश सर, थोड़ी सी आवाज में इशू आ रही है। इस फील्ड में गुजार लेते हो तो फिर समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा होने लगता है कि लोग कहीं ना कहीं ऐसा होने लगता है कि लोग कंपनियों पर प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेक्टर पूरा परफॉर्म नहीं करता है, उसमें कुछ बीच में कंपनियां परफॉर्म कर रही। हाँ सर, मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ कि क्या आप भी कोई ईआईसी फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं, और अगर करते हैं तो राजेश सर का फेवरेट ईआईसी फ्रेमवर्क कैसा रहता है सर? देखिए, ईआईसी तो ऑलवेज रहेगा, क्योंकि जो कंपनियां काम करती हैं किसी भी देश में, किसी भी इन्वायरमेंट में, वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उन पे इकोनॉमी का, उन पे इंडस्ट्री का एक असर तो पड़ता है। तो आपको वो देखने तो ज़रूरी है, बेसिक पैरामीटर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो जिस तरीका से ये कोरोना और कोविड फैला हुआ है, जाहिर सी बात है कि सब इकोनॉमी के हालात खराब हैं, लोगों के कंजम्पशन पैटर्न गिर गए हैं। जस्ट एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। आप मान लो कि मल्टीप्लेक्स सेक्टर पे आप पहले बुलिश थे बहुत ज़्यादा, अब अचानक से 8 महीना से वो बंद पड़ा है, और अब कल खुला भी है तो उसमें कोई ऑडियंस है नहीं, क्योंकि एक तो डर है लोगों को, दूसरे कई तरीके के रेस्ट्रिक्शन है फूड ब्रिवरेजेस में, आने जाने में, थर्मल चेकिंग वगैरह में, तीसरे जो सबसे बड़ी बात है कि कंटेंट नहीं है। क्योंकि अभी दिखाएंगे क्या, जो भी उनके कंटेंट बने हुए थे किसी भी प्रोडक्शन हाउस के, या तो उन्होंने अपने पोस्टपोन कर रखे हैं दिवाली के बाद के लिए, या उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम है, उनके साथ करार कर लिया, उनको दे दिया। अब इनको दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो ये पुरानी पिक्चरें लगाएंगे और चलाते रहेंगे, तो उसमें कोई ऑडियंस जाएगी नहीं, क्योंकि ऑडियंस के मन में एक डर है। जब तक वो डर वहां तक खींच के नहीं ले जाए, जब तक कि वहां सामने वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं हो, तब तक वो डर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये पुरानी पिक्चर को देखने कोई नहीं जाएगा। तो इस वजह से इंडस्ट्री की हालत इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। इकोनॉमी की हालत खराब थी तो इंडस्ट्री की हालत भी खराब हो गई। अब इंडस्ट्री की हालत खराब हो गई तो उससे जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, जैसे कि आइनॉक्स हो, पीवीआर हो, उनकी हालत भी खराब हो गई। ये नहीं कहा जा सकता कि ये कभी नहीं सुधरेगा, ये सुधरेगा, क्योंकि लोगों में पिक्चर जाने की, सिनेमा जाने की एक जो इच्छा है वो हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकती है, वो कुछ समय लगेगा। तो 6 महीना, साल भर अभी और ये टलने वाला है। तो इस तरीके से ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है, तो तीनों ही चीजें देखनी पड़ती। राइट सर, राइट सर। तो सर, आपने जैसे इस इंडस्ट्री की बात की, इसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं हमारी फाइनेंशियल सेक्टर की इंडस्ट्री रही है कि लास्ट ये 6 महीने में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हुए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हुए। तो मैं इस क्वेश्चन को फंडामेंटल से कनेक्ट करना चाहता हूँ कि वो लोग जो अभी तक तो किसी कारण से वर्क फ्रॉम होम पे थे और कैसे भी इन्वेस्ट कर रहे थे, या फिर उनको लगा कि शायद ये लॉकडाउन बहुत लंबे समय तक चाहिए चलता रहेगा, उस बीच में अब उनके सामने ये दिक्कतें आ रही हैं कि उन्होंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, या अगर वो जॉब वगैरह में है तो अब फाइनली वो फंडामेंटली स्टॉक के साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं आगे के टाइम में भी, क्योंकि ये उनके लिए एक बड़ा सवाल हो गया कि पहले उनके पास ट्रैक करने का बहुत सारा समय था, अब वो समय कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। तो वैसे लोगों को फिर मार्केट में भी क्या करना चाहिए फंडामेंटली अप्रोच से सर? देखिए, पिछले 6-7 महीने में जो आंकड़े आए कि डीमैट अकाउंट बहुत खुल गए, जो ब्रोकिंग हाउसेस थे उनमें भी ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत बढ़े हुए देखे गए, एक्सचेंज से जो वॉल्यूम के आंकड़े आ रहे थे वो भी बहुत ऊंचे आ रहे थे। ये सही बात है, क्योंकि एक तो लोगों के पास बहुत ही समय था, घर में बैठे थे। इवन मैं कहूँ आपको कि बहुत सारी महिलाओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया। एक हमारा प्रोग्राम आता है सीएनबीसी आवाज पे, सात बहू और सेंसेक्स, मंगलवार से शुक्रवार तक 12 बजे। तो उसमें कई महिलाओं से मिलता हूँ, उन्होंने कहा कि भैया हम तो 6 महीना 7 महीना से ट्रेड कर रहे थे और बड़ा पैसा कमाया। उसमें दो कारण थे, एक तो उनके पास समय था, दूसरा अगर आप देखो तो जिस टाइम पे लॉकडाउन अनाउंस हुआ था 22 मार्च को, जनता कर्फ्यू था, और 23 या 24 तारीख से कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस हो गया था। उसके बाद बाजार में एक जोरदार गिरावट देखी गई थी। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो 9,000 के आसपास
निफ्टी आ गया था। जी सर। तो अब 12,000 के आसपास निफ्टी है। तो लास्ट 6-7 महीना में एक जबरदस्त तेजी देखी गई, जिसमें कई स्टॉक्स तो ऐसे थे जो 100% के रिटर्न दिए। रिलायंस जैसे दिग्गज स्टॉक्स ने 70-80% के रिटर्न दिए, 100% के रिटर्न दिए। सिप्ला जैसे दिग्गज स्टॉक ने 70-80% के रिटर्न दिए। तो सबको ऐसे लगने लगा कि ये बहुत इजी मनी है और सब इसमें आ गए। तो जब तेजी चल रही थी तो सबके पैसा आ रहा था। और शेयर बाजार में कुछ भी कर लो, रिसर्च कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जो मेन भगवान है वो प्रॉफिट है। अगर आपके प्रॉफिट आता है तो आप जीत में हो, नहीं तो नहीं हो। फिर आपका वो जो गाइडेंस देने वाला एडवाइजर हो, मेंटर हो, कोई भी हो, कितना भी अच्छा हो, आप जब तक ही उसके फॉलो करते हो, उसकी इज्जत करते हो, जब तक आपके अकाउंट में पैसा आता है। दूसरी चीजें ऐसे हुई कि लोग ट्रेड किए, उनके आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि उन्हें लगने लगा कि यार यार कुछ भी ले लो, दूसरे दिन तो 10-5% ऊपर बिक ही जाता है। तो ऐसे करते करते वैल्यूएशन स्ट्रेच होते चले गए। और अब मुझे लगता है कि एक ऐसा समय आ गया है कि जहाँ लोगों को सावधान होने की जरूरत है, वापस से रिसर्च पे ध्यान देने की जरूरत है कि आप जहाँ पैसा डाल रहे हो वो सुरक्षित है या नहीं है। क्योंकि अगर कहीं आप ऊपर के लेवल पे फंस गए तो बड़ी दिक्कतें आने वाली है। मैं यही कहूंगा कि जो नए लोग जो हैं, खास करके जिन्हें अनुभव नहीं है, उन्हें थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। और ये जो रोज की ट्रेडिंग कर रहे थे उसे या तो बंद कर देना चाहिए या बहुत कम करना चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं वो बिल्कुल फंसने वाले हैं। राइट सर, राइट सर। और सर इसमें एक 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 लाइन और ऐड करना चाहूंगा कि प्रॉब्लम वही होती है कि जैसे आपने पहले कहा कि हम कंपनियों का नाम या उसका काम भी ढंग से नहीं जानते हैं और इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। मैं इन्वेस्ट बोलूं या ट्रेड बोलूं, शायद ट्रेड ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा उसके लिए। और उसके बाद जब उसमें फंस जाते हैं तब फिर हम रिसर्च में शुरू होते हैं। और मेरे को लगता है कि अब आने वाला 6 से 8 महीना खूब जोर से चलने वाला है, वो है फंडामेंटल एनालिसिस। क्योंकि कोविड ने तो जो भरोसा दिखाया उस पर सबको टेक्निकल पे ज़्यादा भरोसा आ गया। तो सर वो लोग जो अभी तक अपने आप को पिछले 6 महीने में इन्वेस्टर समझ रहे थे और अब कहीं ना कहीं लॉकडाउन खुलने के बाद वो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम इन्वेस्टर्स बन जाएंगे, तो उनके लिए सर कुछ सलाह चाहिए कि क्या पार्ट टाइम इन्वेस्टर भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकता है क्या सर? जी बिल्कुल कर सकता है, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि आपको कंपनियों का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि जेट एयरवेज कंपनी ने लगातार नुकसान दिखाया, एक सर्टेन पॉइंट पे आकर के कंपनी बंद हो गई, उनके कोई ऑपरेशंस नहीं थे। उसके बाद भी शेयर में ट्रेडिंग हो रही थी और लोग जो खुदरा निवेशक हैं खास करके उसमें जमकर खरीदारी कर रहे थे। आज भी मेरे पास जो फोन कॉल्स खुदरा निवेशक के खास करके आते हैं उसमें क्या होता है, आइडिया ले लूं क्या, ये कर लूं क्या, जो भी जितने 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए वाले स्टॉक्स हैं उन पे उनका ज्यादा ध्यान रहता है। मैं कहना चाहूंगा कि आप प्राइस पे ना जाएं, डीमैट का जमाना है, आप एक शेयर भी खरीद सकते हो। तो अब जब लॉन्ग टर्म वेल्थ की बात है, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब मैं जो समझता हूँ लॉन्ग टर्म कम से कम 5 साल 7 साल का होता है, एक लॉन्ग टर्म उसको कहते हैं। आज की डेट में परिभाषा लॉन्ग टर्म की हो गई है, 9:15 बजे लिया और 3:30 बजे तक वो लॉन्ग टर्म हो गया, वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है। जो महीना 2 महीने का भी होता है वो स्विंग ट्रेड होते हैं। जो आपने एक शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाई है ये सोच के कि हाँ महीना 20 दिन में या रिजल्ट सीजन है भैया, अच्छा रिजल्ट आने वाला है, अपने को 5-7% मिलेगा, बेचेंगे। बट व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ वेल्थ क्रिएशन फॉर अ लॉन्ग टर्म गोल, हर एक आदमी का एक गोल होता है कि उसके बच्चे की पढ़ाई करनी है, उसकी शादी करनी है, कोई नया बिजनेस करना है, टूर पे जाना है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना है। तो एक गोल है, गोल ओरिएंटेड है। तो उसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहिए होता है, जहां पर आपको फंडामेंटली साउंड कंपनीज में निवेश करना पड़ता है। अब फंडामेंटली साउंड कंपनीज जैसे आप निफ्टी के टॉप के 50 कंपनीज है वहां निवेश कर रहे हो, जब बाजार में गिरावट आएगी, जैसे कि मैंने कहा कि कोविड के समय 9,000 इंडेक्स हो गया था, तो उस टाइम पे कोई नहीं बचता है। फिर वो जो एकदम फंडामेंटली सॉलिड कंपनीज हैं, जो निफ्टी की कंपनीज थी, उसमें भी तेज गिरावट आई थी। अगर उसमें गिरावट नहीं आई तो इंडेक्स में कैसे गिरावट आती। बट उसके मतलब ये नहीं होता है कि कंपनियां का कारोबार बंद हो गया, उसमें भाव में गिरावट आई है। तो कई बार क्या होता है कि लोग घबरा जाते हैं और जो अच्छी कंपनियां उनके शेयर भी ये सोच के बेच देते हैं कि और गिर जाएगा। कई लोगों की मेंटालिटी तो ऐसी होती है कि चलो 100 रुपया में लिया था, अभी 80 रुपया हो गया, अब मेरे पड़ोसी बोल रहा है कि ये तो 50 रुपया होने वाला है,
उसने 80 रुपये में उसे बेच दिया ये सोच के कि 50 रुपये मिलेंगे, बट आप कभी भी बॉटम नहीं पकड़ सकते हो। आपको नहीं पता कि 80 से 50 होगा या 80 ही इसका बॉटम है और यहाँ से घूम जाएगा। आपका नजरिया था कि आपने 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, या कह लो 2 साल के लिए ही ये स्टॉक खरीदा था, और आप तीसरे दिन ही उसमें 5 रुपए की गिरावट आई और आप घबराहट में आ गए। भैया घबराइए मत। अगर आपकी कंपनी की क्वालिटी अच्छी है, उनके परफॉर्मेंस अच्छे हैं, तिमाही दर तिमाही नतीजे अच्छे आ रहे हैं, प्रमोटर बैकग्राउंड अच्छा है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें घबराने की कोई जरूरत है। रेदर मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है जिसमें आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है और कोई गिरावट आती है, गिरावट से मतलब ये नहीं कि 2% 1% की गिरावट आ गई, 10-15% की गिरावट आ गई, तो वहां पर अगर आपके फंड्स इन्हें अलाउ करते हो तो आप उसमें थोड़ा बहुत और ऐड कर सकते हो। राइट सर, राइट सर। और सर आपने ये जो आंसर दिया उसी आंसर में बहुत सारे क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं छिपे हैं। तो मेरा एक तीखा सवाल वापस से है कि क्या आज के समय में लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट करता है क्या? कभी कभी मुझे लगता है कि इनकम टैक्स को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, इनकम टैक्स एक्ट को भी या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी, कि क्या लॉन्ग टर्म मतलब जो किताबों में लिखा है, जो हमने पढ़ा है कहीं ना कहीं अपने सिलेबस में, और जो एक इन्वेस्टर की मेंटलिटी है, क्या सर वो एक मैच करती है, या आपको भी लगता है कि वो टोटली मिसमैच की तरफ जा रही है सर? ऐसा नहीं है। वेल्थ क्रिएशन की अगर बात की जाए तो वो लॉन्ग टर्म में ही होता है, वो शॉर्ट टर्म में कभी नहीं हो सकता है। शॉर्ट टर्म में आप ट्रेड करते रहते हो, 10 ट्रेड में आपके पैसे आते हैं, 11वां ट्रेड में चले जाते हैं, ये रोज का काम चलता रहता है। बट वेल्थ क्रिएशन जो होता है वो लॉन्ग टर्म ही होता है। कार्यक्रम के शुरुआत में जैसे मैंने देसाई जी जो कि मेरे मेंटर रहे हैं, उनका जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उस समय भी मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि उनके पास ऐसे जो 2000 के साल में उन्होंने जोड़ा था, 99 एंड में, तब से उनके पास वो है। आज है 100 गुना प्राइस बढ़ गया है, 100 गुना। उसके बाद भी वो उसे नहीं बेचेंगे क्योंकि उस कंपनी के फंडामेंटल्स पे उनको भरोसा है। और आज उनकी जो वेल्थ बनी है भगवान की दया से वो बहुत अच्छी बनी हुई है, और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कारण से ही बनी है। मैं बहुत कम ऐसे निवेशक मिलते हैं जो 15-15 20-20 साल रहेंगे और फिर भी भरोसा रहेगा। मैं सबको ये नहीं कह सकता कि आप उनकी तरह बन जाओ, बट फिर भी आप एक काम कर सकते हो कि आप एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो रख सकते हो, एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रख सकते हो, जिसमें ट्रेडिंग में आप कुछ ना कुछ करते रहते हो, कुछ खबर आ गई, कुछ आपको अच्छा लगा ले लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कर लिए। बट एक जब आपका गोल हो कि मुझे 20 साल बाद ये करना है, शादी करनी है, या हायर एजुकेशन में जाना है, या इंटरनेशनल ट्रेवल पे जाना है, तो एक गोल ओरिएंटेड होता है, तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म की ही प्लानिंग करनी पड़ती है। राइट सर। सर तो सर ये जब फंडामेंटल एनालिसिस की बात आती है तो कुछ क्वेश्चंस हमारे सीए एस्पिरेंट्स की तरफ से भी आया कि क्या फंडामेंटल एनालिसिस बोलते के साथ जो हमारे दिमाग पे क्लिक करता है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहीं ना कहीं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। तो क्या ये सिर्फ बैलेंस शीट, कैश फ्लो और अगर हम बात करें तो इनकम स्टेटमेंट देख लेना ही फंडामेंटल एनालिसिस है? क्या ये मीथ है? और अगर ये मीथ है तो सर आप इस पे कुछ लाइट डालिए कि आखिर फंडामेंटल एनालिसिस में राजेश सर क्या क्या देखना चाहते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स यूज करना चाहते हैं, और ताकि बाकी जो सीए एस्पिरेंट्स हैं उनको भी बड़ा हेल्प मिले और बाकी इन्वेस्टर्स को भी हेल्प मिले सर। देखिए आलोक जी, ऐसा है कि ये एक बहुत ही विशाल विषय है फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें सिर्फ एनुअल रिपोर्ट पढ़ लेना या उसके बारे में कुछ रेशियोज कैलकुलेट करने लेना, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस जो बैलेंस शीट पढ़ते हैं या पीएल पढ़ते हैं, तो कैश फ्लो पढ़ते हैं, उसमें बेसिकली करते क्या है, बेसिकली अपने कुछ रेशियोज जनरेट करते हैं कि भाई टॉप लाइन टू बॉटम लाइन क्या है, मार्जिन्स क्या है, डेट इक्विटी रेशियो क्या है, रेशियोज जनरेट करते हैं, कुछ मेट्रिक्स बनाते हैं, कुछ वैल्यूएशन मॉडल्स बनाते हैं, और वो होता है एक पार्ट उसका। मैं कहूँगा एक पार्ट है, ये एक बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जिसमें, क्योंकि समय के कारण से सब कुछ इस वक्त डिस्कस करना मेरे ख्याल से ना आपके लिए संभव होगा ना मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कुछ चीज़ें पर हाईलाइट करूँ।
जैसे अपने कोई कंपनी लेते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भैया ये कौन सी इकोनॉमी में काम कर रही है, आज की डेट में इस इंडस्ट्री की कोई ग्रोथ है या नहीं है। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि आज से 20 साल पहले डीवीडी प्लेयर या वीसीआर की जो डिमांड थी और उस दौरान उन कंपनियों ने जो परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, आज जबकि ओटीटी प्लेयर आ गया है तो उनकी डिमांड्स कम होती जा रही है। कम क्या, जीरो ही हो गई हैं, है ही नहीं, अब वजूद में नहीं है। तो कोई उसको ही पकड़ के रहेगा तो कैसे चलेगा। तो उसको तो क्या, इन्वायरमेंट चेंज हो गया, बेसिक आपके एनवायरनमेंट चेंज हो गए, कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गया, ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। कंजम्पशन पैटर्न क्या है। दूसरे, एनुअल रिपोर्ट में अगर एनुअल रिपोर्ट की बात करूं तो सबसे बड़ी चीज जो हम लोग देखते हैं अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डायरेक्टर्स रिपोर्ट और मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस। एमडीए और डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ये जो है दो बेसिक चीजें हैं जिसको मेरे हिसाब से, जो शुरुआत के दिन थे जहां मैं एकदम नया था, तो मुझे याद है मैं एक एक डायरेक्टर्स रिपोर्ट और एमडीए को कम से कम 10 बार पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि एक्सप्लेन करना देसाई जी को, और वो इतने महान ज्ञाता थे कि कुछ समझ नहीं आता था, कहीं ना कहीं वो गलती पकड़ ही लेते थे। तो फिर सीखते सीखते आपको मेन फोकस वहाँ रहता है। दूसरे चेयरमैन स्पीच आती है जिसमें ये तीनों चीजें ऐसी है ना जिसमें आपको कंपनी का फोकस कहाँ है, उनका आगे आने वाले दिनों के लिए क्या मार्गदर्शन है, वो कैसे परफॉर्म करेंगे, वो सारी चीजें वहां से निकल जाती हैं। तो ऐसी कई चीजें जहाँ ध्यान देना पड़ता है, कंजम्पशन पैटर्न हो, इकोनॉमी हो, इंडस्ट्री हो, लोगों की धारणा कैसी है, इस वक्त विश्व के हालात कैसे हैं, तो ये सारी चीजें फंडामेंटल एनालिसिस पे आती हैं। तो एनुअल रिपोर्ट पढ़ना या बैलेंस शीट पीएल पढ़ना बहुत जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट है फंडामेंटल का, ये एक अपने आप में संपूर्ण नहीं है। सही सही सर। आपकी इसी डिस्कशन के साथ एक सवाल आया है हमारे पास कि सर प्लीज रिक्वेस्ट है कि पूछे सर को कि 200 से 250 पन्नों की एक एनुअल रिपोर्ट होती है, तो आपके हिसाब से कौन से वो मेजर पार्ट है जो कम से कम देख लेने चाहिए अगर एक एनुअल रिपोर्ट हाथों में है तो सर? नहीं, जैसा कि मैंने कहा ना कि आप डायरेक्टर्स रिपोर्ट और एमडीए, ये दो पर आप विशेष ध्यान दो। नंबर्स अपनी जगह हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि नंबर्स बिल्कुल देखने चाहिए, लेकिन ये दो चीजें पे आप ध्यान देते हो ना, तो नंबर्स का जो निचोड़ है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डिस्कस करता हुआ मिल जाता है। इवन ऑडिटर्स रिपोर्ट पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें ऑडिटर्स उसमें क्वालिफाई कर देते हैं जो कि कुछ अपने रिमार्क्स में लिख देते हैं, जो कि आपको लगेगा कि हाँ ये चीज देखनी चाहिए, तो फिर आप उसके शेड्यूल्स वगैरह में जाके देखो कि क्यों ऐसा हुआ। मैं एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बहुत पहले की बात है, हमने देखा था कि बार बार उसके कई सालों के बैलेंस शीट में स्पेयर पार्ट्स लिखा हुआ आता था, और वो करोड़ों में। तो फिर हमने उसके स्टेप शेड्यूल्स में जाके देखा कि भैया इतने स्पेयर पार्ट्स क्यों हैं इसमें। फिर कंपनी से बात की, कंपनी ने कहा अरे नहीं सर, ये हमारी फैक्ट्री है, कभी कभी लगता रहता है। तो लगता रहता है तो भैया आपके 100 करोड़ की सेल है, टर्नओवर 100 करोड़ का है, उसमें 12 करोड़ के आपने स्पेयर पार्ट्स रख रखे हैं, माने आपने 12% ऑफ द टर्नओवर स्पेयर पार्ट्स में रखा है। तो एक्चुअली में यहाँ पे आपको एक संदेह होना चाहिए कि भैया ये तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 12 करोड़ के स्पेयर पार्ट्स कौन रखता है जिसके 100 करोड़ की सेल हो। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप पे खटकनी चाहिए, और जब तक वो खटकेंगी तब तक आप उसके डीप नंबर्स में बिल्कुल जाओ। सही सर। सर इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें, मतलब जो आपने भी बोला कि कहीं ना कहीं सबके दिमाग में एक चीज जरूर है कि फाइनल आउटपुट क्या है और कंपनी हमें कितना कमा के दे रही है, आई मीन प्रॉफिट के पॉइंट से अगर हम बात करें, और कंपनी से ज्यादा लोगों का लगाव रहता है भाव पे, जो मार्केट में उनको भाव देखने को मिलता है। तो अभी सवाल ये आ रहा है कि हर लोगों का एक कॉमन सवाल है कि उनको कैसे पता चले कि ये क्वालिटी कंपनी है सर? देखिए, क्वालिटी कंपनी जो मैं, देखिए अलग अलग लोगों का अलग अलग पैरामीटर होता है, ठीक है। कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है। जो मेरे मेंटर थे उन्होंने मुझे एक ही चीज सिखाई कि सबसे पहले ये देखो कि प्रमोटर कैसा है, प्रमोटर की बैकग्राउंड क्या है।
उन्होंने कहा कि मान लो मैं एक BMW गाड़ी खरीदता हूँ, ठीक, बहुत बढ़िया गाड़ी है, 50-70 लाख रुपए की आती है, देखने में बहुत अच्छी है, सब कुछ है। तो अब उसका ड्राइवर भी महंगा आएगा। ड्राइवर, नॉर्मल ड्राइवर 12-14 हज़ार में आता है, उसका ड्राइवर बोलेगा नहीं साहब मैं 20 हज़ार रुपया लूंगा, कभी आऊंगा, संडे को नहीं आऊंगा, ये सारी बातें। तो आपने देखा यार 20 हज़ार रुपया फालतू का क्यों ड्राइवर को दिया जाए, इसमें एक टैक्सी ड्राइवर को हायर किया जो 12-14 हज़ार में आ गया। तो भैया BMW गाड़ी को अगर ड्राइवर खराब है तो वो कहीं ना कहीं ठोकेगा ही, तो उसमें ड्राइवर कंपनी, वो ड्राइवर कुछ नहीं कर पाएगा, मैं गाड़ी की कोई गलती नहीं होगी। वही मैं कहूंगा, कंपनी में अगर प्रमोटर अच्छा है तो सभी के साथ कभी अच्छे दिन कभी बुरे दिन आते हैं, कुछ उसी तरह कंपनियों में भी होता है, कभी बाजार अच्छा है कभी खराब है, कोई कारण से कुछ दिक्कतें आ गई, मान लो कोई कारण से प्रोडक्शन ही रुक गया, कंपनी में कुछ एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, चोरी हो गई, तो ये सब किसी के बस की बात नहीं है, बाढ़ आ गई। तो अगर प्रमोटर अच्छा होता है तो हमें ये भरोसा कम से कम रहता है कि ठीक है भैया, 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर के बाद हालात सुधर जाएंगे, ये वन टाइम दिक्कतें हैं। तो वही मैं कहना चाहूंगा, प्रमोटर पे ध्यान दीजिए, और कंपनी अच्छी कैसे है ये देखने के लिए अपने को ये देखना पड़ता है कि भैया प्रमोटर ने और भी इनकी पेडिग्री क्या है, और कैसी इन्होंने जो लोगों से लोन लिया था वो समय पे चुकाया है या नहीं चुकाया, इनके बैकग्राउंड कैसे हैं। अब ऐसे समझ लो ना कि अपने किसी के साथ रिश्ता करते हैं, रिश्ता इन द सेंस मैरिज, राइट। तो खाली कैंडिडेट को थोड़ी देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि इनके फैमिली बैकग्राउंड क्या है। लव मैरिज की तो अलग बात है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अरेंज मैरिज की बात करता हूँ कि जब अरेंज मैरिज होता है तो आप उसके पूरे फैमिली बैकग्राउंड को देखते हो, उसके पेरेंट्स कौन थे, फलाना कौन था, उनकी काम काज क्या चल रहा है, सैलरी कितनी है, तो ये सारी चीजें जब आप देखते हो ना, तो वो भी एक तरीके के फंडामेंटल एनालिसिस ही है। जीवन में हर चीज में आपको नजर आएगा कि आप कुछ फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो। तो सेम वे यहाँ कंपनियों में भी होती है, प्रमोटर ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जरूरी है। आज जस्ट फॉर एग्जांपल से मैं कहूँ, आईटीसी का स्टॉक, ठीक, आईटीसी को अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे देखे जाए तो आज तक ऐसा कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुद्दा उसमें नहीं है। भारतीय बाजार में अगर कहा जाए तो लिस्टेड कंपनियों में टॉप 3-4 कंपनियों में अगर जोड़ा जाए तो मैं समझता हूँ आईटीसी का नाम सबसे ऊपर रहेगा, मैनेजमेंट क्वालिटी में, उनके बैलेंस शीट में वगैरह सब कुछ में। बट स्टॉक पिछले 2-3 साल से चला ही नहीं है। अब चलने नहीं चलने का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी खराब हो गई, अभी मार्केट रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, कुछ कारण है, बट प्रमोटर अच्छे होने के कारण से ये भरोसा तो रहता है ना कि आपको ये चल जाएगा। सेम स्टैंड फॉर रिलायंस जैसी कंपनी, अगर आपको याद हो कि 2008 से 2016 तक उस कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिए थे, बट जिनको रिलायंस पे भरोसा था, जिनको मुकेश भाई पे भरोसा था, उन्होंने उस पर निवेश अपना बनाए रखा, और निवेश बनाए रखा तो उसके बाद आप देखो ना, एक बार में कम से कम 100-150% का रिटर्न आया। तो आपके जो 6-8 साल कोई भी रिटर्न नहीं आया था, अब उसको आपका सीएजीआर ग्रोथ निकालो तो आपका वो 15-16-17% का या 20% का रिटर्न बैठ गया पूरा। तो जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं वो क्वार्टर टू क्वार्टर या डेली बेसिस पर रिटर्न कैलकुलेट नहीं करते हैं, उनको देखना ये है कि ये लॉन्ग टर्म गोल क्या है, और वहां पे उनका रिटर्न ठीक ठाक बैठ जाता है। सही सर। सर एक इसी पे एक तीखा सवाल ये आ रहा है कि रामलिंगम राजू भी एक बहुत बढ़िया प्रमोटर सबको नजर आते थे जब तक सत्यम स्कैम नहीं हो गया। तो आखिर प्रमोटर पे क्या बहुत भरोसा, जैसे अभी हमने एक रिसेंट केस सुना, दैट इज जीएमएम पॉडलर वाला। तो क्या ऐसे कुछ केसेस हम रिटेल इन्वेस्टर्स को, मैं रिटेल इन्वेस्टर की भाषा बोलना चाहता हूँ सर, हम रिटेल इन्वेस्टर को डराने के लिए काफी नहीं है कि आप प्रमोटर जैसे फैक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा भी भरोसा नहीं कर सकते? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रमोटर पे ही भरोसा करना है। फंडामेंटल रिसर्च एक विस्तृत सब्जेक्ट है, इसमें कई पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर हम लोग प्रमोटर को रखते हैं, बाद में और सारी चीजें देखने को चलती है। और सबसे बड़ी बात जो रामालिंगा राजू का आपने उदाहरण दिया है, तो अगर आप देखो तो जब सत्यम की फॉर्मेशन हुई थी और जब ये पर्दाफाश हुआ उनके दिक्कतों का, तब तक लंबे दायरे में
कंपनी एक गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट मैनेजमेंट आता है, हाँ वो कोई संस्था देती है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो सीए इंस्टीट्यूट ही देता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो यहाँ तक कि उन्हें बेस्ट गवर्नेंस संस्था के हिसाब से गोल्डन पीकॉक अवार्ड कई वर्षों तक मिला, ठीक है। अब ये दुर्भाग्य की बात थी कि उन्होंने अंदर ही अंदर कुछ ऐसा घपला कर रखा था, किन कारणों से किया, क्या हुआ, कहना मुश्किल है, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। तो इस वजह से फंडामेंटल रिसर्च का एक और हिस्सा है कि आप रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि पहले जब हम लोग ने अपने करियर स्टार्ट किया था ना, तो एनुअल रिपोर्ट भी बहुत मुश्किल से मिलती थी, एनुअल रिपोर्ट भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। स्टॉक एक्सचेंज की लाइब्रेरी हुआ करती थी, वहां जाते थे और वहां बैठ के कागज पे नोट करते थे उनके लाइब्रेरी से लेकर के। वो भी उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, उनके जो कार्यकारिणी लोग थे, पियोन बोल लीजिए, क्लर्क बोल लीजिए, उनको बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, तो वो अलाउ करते थे कि अच्छा ठीक है भैया जाओ आधा घंटा कर लो, तो कोई एनुअल रिपोर्ट निकाल के पूरा नोट करके लाते थे। और आज की डेट में तो इंटरनेट का जमाना है, सब सारा कुछ डेटा आपको नेट पे मिल जाता है, गूगल है तो सब चीज के लिए। तो आप रेगुलर भाव में अपने कंपनी को ट्रैक करते रहो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज आपने फलाना कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया और जो मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा था 20-25 साल की, तो अब 20-25 साल भूल जाओ, ऐसा नहीं है। तिमाही दिहाड़ तिमाही नतीजे आते हैं, कंपनी की जो अनाउंसमेंट आती है, अभी सेबी के जो नियम है वो इतने कड़े हो गए हैं कि आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। सत्यम का जो जमाना था, आज से मेरे ख्याल से 10 या 15 साल हो गए उन बातों को। उस समय के जो कायदा कानून, रेगुलेटरी बॉडीज थी, रेगुलेशंस थे, उससे आज की डेट में बहुत सुधार हुआ है। और अगर अपने रेगुलर उसको रिव्यू करते रहें तो देखिए एक्सीडेंट कहीं भी हो सकते हैं, कितनी भी आप सावधानी से चलो, आप घर में बंद हो, आप 8 महीना से घर से बाहर ही नहीं निकले, फिर भी आपको कोरोना हो गया, ये आपकी बदकिस्मती है। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी निवेश में हो सकता है, लेकिन सावधानी बरतना हमारा काम है। हम अपनी तरफ से पूरी अगर रिसर्च करें तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट गेट्स लोअर। आप एकदम से आंख बंद करके 20 साल नहीं बैठ सकते, आपको तिमाही दिहाड़ तिमाही नतीजे आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में अनाउंसमेंट फाइल होती हैं, ये सब अगर आप ट्रैक करते हो तो मुझे लगता है कि इसमें आप पैसा बना सकते हो। आपने 15 कंपनी में लगाई, एक आध कंपनी खराब भी हो सकती है, तो फिर भी आप 12-13 में तो पैसे बना रहे हो ना। तो 100% गारंटी इक्विटी में हो ही नहीं सकती। इक्विटी क्या, मैंने तो अभी डेट में भी देखा है कि डेट इंस्ट्रूमेंट में भी लोगों को नुकसान हुआ, जो कि लोग समझते हैं कि भैया डेट में तो कभी नुकसान होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। कहीं पर भी आप अपना बिजनेस ही कर लो ना, आपने अपनी एक दुकान खोली है, आपने कोई इंडस्ट्री लगाई है, आपने कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला है, तो दिक्कतें सब जगह आ सकती है। राइट सर, राइट सर। सर मैंने तो खुद अपने लाइफ में मतलब जब 18 साल पहले करियर शुरू किया था इस फाइनेंशियल मार्केट में, आपकी बात सुनकर मुझे वही याद आ रहा है कि 18 साल पहले हम डरते थे कि प्रमोटर क्या करने वाला है, और अब जो टेक्नोलॉजी का ग्रोथ है, मेरे को लगता है प्रमोटर डरते होंगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करना चाहते हैं। जैसे अभी हमने वेदांता में भी देखा कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने कहीं ना कहीं उनको खारिज कर दिया और उनकी डिलिस्टिंग भी रुकवा दी। तो सर इस पे आगे अगर बढ़े तो हम लोग टेक्नोलॉजी पे थोड़ा बात करना चाहते हैं, क्योंकि खासकर जो आईटी कंपनियों के अभी रिजल्ट आए और दमदार रिजल्ट के बावजूद भी स्टॉक पे जो एक्शन दिखा वो टोटली पूरा उल्टा था, चाहे हम माइंडट्री की बात करें, इन्फोसिस की बात करें या विप्रो की बात करें। तो सर मुझे उस समय एक बात याद आ रही थी जो पुराने किसी लोग ने मुझे सिखाया था, हमारे किसी दिग्गज ने सिखाया था कि गुड रिजल्ट ऑलवेज सेल एंड बैड रिजल्ट ऑलवेज बाई। तो सर क्या आप इसका कोई कोरिलेशन देखते हैं फंडामेंटली अप्रोच के साथ कि कंपनियां अच्छा रिजल्ट करने के बावजूद भी उनके प्राइस एक्शंस अगेंस्ट जा सकते हैं? सर नहीं, ऐसा ऑलवेज नहीं होता है, एक पैटर्न नहीं है ये इस वजह कर हुआ, जो मैं समझता हूँ वो इस वजह कर हुआ कि जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात कर थी कि बाजार एकदम नीचे गिर गए थे 9,000 और उसके बाद 12,000, तो 3,000 पॉइंट की जो निफ्टी में बढ़त आई लगभग 3,000 की, उसमें योगदान दिग्गज कंपनियों का ही रहा, क्योंकि निफ्टी में तो वही कंस्टिट्यूएंट्स है और उसमें इन्फोसिस भी एक नाम है। तो अब आप ऐसे समझो कि जो 700-800 रुपए का स्टॉक हुआ करता था वो इस वक्त 1,100 समथिंग तक आ गया।
उस कारण से अब इसमें जो नंबर्स आए ना, एक तरीका से उसमें डिस्काउंट रेट थे और वो थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। ऐसा नहीं है कि एकदम खराब हो गया या वॉट। ये थोड़ा करेक्शन के बाद मुझे लगता है कि एक अच्छा बाय साबित होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनी की, चूंकि आपने बात छेड़ी है, इसलिए मैं टेक्नोलॉजी पे ही बता रहा हूँ। दुनिया भर के बाजारों में जब ये कोविड कोरोना आया तो दूसरे सारे धंधे बंद हो गए थे। सिर्फ ऐसे ही बिजनेस चल रहे थे जिन्होंने टेक्नोलॉजी के सहारे अपने बिजनेस को दोबारा खड़ा किया या पहले से टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड थे। उनके बिजनेस पे कोई फर्क नहीं आया। अभी आपने कहा ब्रोकिंग अच्छा चला, क्योंकि पूरी ऑनलाइन चल रहा था। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी जो लोग उतनी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनियां नहीं थी, वो लोग भी टेक्नोलॉजी पे खर्चा करेंगे, ताकि वो अपने आप को सुधार सके या मार्केट में लोगों के बराबर हो सके। आज आप ऐसे ही देखो ना, अपने जूम पे ये मीटिंग कर रहे हैं। आज से 6-8 महीने पहले ऐसे कोई सेमिनार होता था तो वहां जाना पड़ता था, एक होटल रूम बुक करते थे, बैंक्वेट हॉल बुक करते थे, वहां होता था, लोग आते थे। अभी सब अपने घर में बैठे हैं और जूम पे कर लिया। तो मुझे लगता है ये कल्चर चेंज होगा। अब माने ज्यादातर जो होंगे वो ऐसे कर लेंगे, क्योंकि सुविधा सबको हो रही है, खर्चे कम हो रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी एक बेस पॉइंट है, और ये जो बढ़ गया था इस वजह से करेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि सारे ही स्टॉक जिनके नंबर अच्छे आएंगे वो गिर जाएंगे। ऐसे भी स्टॉक हो सकते हैं जो पिछले 6-8 महीना से पार्टिसिपेट नहीं किए इस रैली में, और अच्छे नंबर्स के बाद लोगों को ऐसा लगा, अरे यार ये तो नंबर्स अच्छे दे रहा है, तो फिर लोगों का ध्यान वहां जाए। सही सही है सर। और जूम के कारण ही आज हम लोग वापस से सब कोई एक साथ कनेक्ट भी हो पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो इंडोनेशिया से भी हैं, और एक जन है जो अपने अमेरिका से भी अभी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस पे जो सवाल आ रहे हैं सर बहुत सारे लोगों का, कि अगर हम लोग आईटी सेक्टर पे बात कर रहे हैं तो सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बिजनेस साइकिल का टेन्योर कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्या ये मन में है अभी लोगों के, जो जिस पॉइंट पे या जिस टाइप का करेक्शन हमने आईटी में देखा है पिछले हफ्ते, तो लोगों के मन में ये डर है और कहीं ना कहीं सवाल भी है कि अभी उसमें रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए। और इसी रहने और निकल जाने में अगर हम समझे तो कहीं ना कहीं बिजनेस साइकिल का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो सर आपकी कोई राय है कि बिजनेस साइकिल के टेन्योर को हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं सर? देखिए, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग बिजनेस साइकिल। एक ही समय सीमा सारे इंडस्ट्रीज पर लागू नहीं हो सकती। ठीक। जहां तक आईटी की बात है, जो हम चर्चा कर रहे थे, अगर आप देखो तो आईटी, जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म है, क्योंकि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें रोज एक नई चीज आती है, रोज चेंजेस होते हैं। ठीक है। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, फिर कलर टीवी आया, फिर इतने बड़े मोटे टीवी हुआ करते थे, फिर इतने पतले टीवी होने लगे। लोग वीसीआर में कैसेट डाल के देखते थे, फिर डीवीडी प्लेयर आया, अब ओटीटी आ गया है, कल को कुछ और आ जाएगा, किसी को पता है। पहले एक फोन किसी के घर में होता था तो लोग सोचते थे कि वो यार बहुत बड़ा आदमी है, उसके एक फोन है। आज एक आदमी के जेब में 2 फोन घूम रहे हैं, 3 फोन घूम रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी ऑलवेज चेंज होता रहता है। तो टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, जो दिग्गज कंपनियां हैं, वो परफॉर्म करती रहेंगी। हो सकता है कि उनकी नहीं ग्रोथ इन द सेंस कि पहले वो 100 रुपया का टर्नओवर करती थी मान लो, तो अगले साल उन्होंने 500 रुपया का टर्नओवर किया। ठीक है। तो आपको लगेगा कि 400% की ग्रोथ हो गई। ठीक है। अब उसके अगले साल वो 500 से 2000 तो नहीं कर पाएगा ना, 500 से 700 करेगा। तो 500 से जब 700 करेगा तो आपको लगेगा यार ये तो इस बार 40% ही किया, पिछली बार तो इसने 400% किया था। ऐसा नहीं होता है। हर चीज की एक सैचुरेशन पॉइंट है। एक सर्टेन लेवल पे जाके आज 20,000 करोड़ की कंपनी को अपने अगर एक्सपेक्ट करें कि ये 200% की ग्रोथ दिखाएगा, तो वो अपनी एक्सपेक्टेशन गलत है। तो साइकिल में बांधना मेरे हिसाब से तो गलत होगा, लेकिन साइकिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शुगर इंडस्ट्री को ही देखो तो शुगर इंडस्ट्री में एक 3-4 साल का साइकिल होता है, जहाँ एक अप ट्रेंड चलता है, फिर डाउन ट्रेंड आता है, फिर चलता है। अब आप एफएमसीजी कंपनी की बात करो तो साहब उसमें कोई साइकिल होता ही नहीं है, क्योंकि तेजी हो मंदी हो कैसा भी हो, आपको घर में सामान यूज करना ही है, आपको टूथपेस्ट यूज करना ही है, आपको बिस्कुट खाना ही है, आपको शैम्पू लगाना ही है। उसमें तेजी मंदी होती है। उसमें क्या होता है कि जब मंदी हो जाती है तो लोग प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं लेते।
आज 200 रुपये का शैम्पू नहीं लेकर के वो सोचते हैं 50 रुपये के शैम्पू में चला लें, या जो डव साबुन से नहाते थे वो वापस से लक्स में आ जाते हैं। खर्चे कम बेसी हो जाते हैं, बंद नहीं होते हैं, तो साइकिल चलता रहता है। राइट सर। सर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हमारे जितने भी मेंबर्स रहे, और उनमें से सबसे कॉमन क्वेश्चन है, शायद मेरे को लगता होगा कि वो आपकी लिस्ट में भी एफएक्यू की तरह रहा होगा, कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को कैसे पहचाने, या फिर मैं दूसरे वर्ष में बोलूँ तो मल्टी बैगर स्टॉक कैसे पता चल जाए हमें सर। तो इस पर सर आपकी कोई टिप्पणी, कोई राय कि कैसे हमें पता चल जाए कि ये स्टॉक अब आगे जाकर मल्टी बैगर बनेगा हमारे लिए, या फिर ये बहुत अच्छा अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है और उसे उठाकर अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए सर। देखिए कई पैरामीटर्स हैं, पहले एक एक करके अगर मैं लूँ तो मल्टी बैगर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पर्सनल मेरी राय है। मैं नहीं जानता लोगों की, मैं जानता हूँ कि लोगों की राय विभिन्न होंगी, जो मेरे से भी दिग्गज लोग हैं। मैं तो अपने आप को, मैं क्या ना, मैं बहुत छोटा सा एक बूंद हूँ। बड़े बड़े लोग जो हैं वो भी मल्टी बैगर्स के बारे में अपनी अलग अलग राय रखते होंगे, बट मेरी पर्सनल राय ये है कि मल्टी बैगर्स कुछ होता नहीं है। मल्टी बैगर्स कुछ होता नहीं है। आप कंपनी मल्टी बैगर सोच के लेते हो, ठीक है, मल्टी बैगर होने के लिए समय देना पड़ता है। मैंने अभी आपको कहा कि मेरे जो पुराने बॉस थे उनके पास 20 साल से स्टॉक है, 100 गुना बढ़ गए हैं, 50 गुना बढ़ गए हैं। तो उनको पहले दिन थोड़ी लगा था कि ये इतना बढ़ जाएगा। आज अगर उनको पता होता, और उनके साथ मैं भी था एज एनालिस्ट, उन्होंने 50 लाख शेयर खरीदे, मैं 50 शेयर ही खरीद लेता। थोड़ी ना कोई को पता चलता है। मैं एग्जांपल दूं, मैंने जीवन की पहली रिपोर्ट, मेरे जीवन की पहली रिपोर्ट जो बनाई थी वो 2 कंपनियों पे बनाई थी, जम्मू कश्मीर बैंक और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। 2000 के साल में 30 रुपए का भाव हुआ करता था और 2.5 से 3 रुपए डिविडेंड देते थे, ठीक है। देसाई जी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने उसमें भरोसा दिखाया, बड़ा निवेश किया, अपने जितने भी क्लाइंट्स थे उन पे मार्केटिंग करी, हमने कई सेमिनार भी किए, उनके मैनेजमेंट को भी बुलाया। कुछ लोगों को भरोसा हुआ, कुछ लोगों को नहीं हुआ, कुछ लोगों ने लिए, कुछ लोगों ने नहीं लिए। मैं कुछ लोगों को ऐसा भी जानता हूँ जो 30 रुपया में लिए और 50-60 रुपया हुआ और उन्होंने बेच दिया। आपको पता है अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर बैंक 3400 रुपये का भाव हुआ। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे बॉस थे उन्होंने 4 फिगर में ये स्टॉक बेचा था। अब नंबर्स में नहीं देना चाहता, शायद उनको नहीं देना चाहिए, डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट 4 फिगर्स में बेचा था 30 रुपया का। हमने 80-90 रुपए में महाराष्ट्र स्कूटर आइडेंटिफाई किया था, सर के पास आज भी है और अच्छी क्वांटिटी में है। आप स्क्रीन पे देखोगे तो वो 6000 रुपए का भाव हो चुका था और अब मेरे ख्याल से 4000-4200 का भाव अभी भी है, ठीक है। 70-80 रुपए में लिया हुआ है। 20 साल में उनके पास डिविडेंड से वो राशि आ गई है जो उनकी कॉस्ट प्राइस से कई गुना है। फिर भी उनको उस कंपनी पे भरोसा है और उसे नहीं बेचा, तो उनके पास रखा हुआ है। तो मल्टी बैगर क्या होता है कि आपको तिमाही दर तिमाही उस कंपनी के नतीजे देखने हैं, उस कंपनी से रेगुलर इंटरेक्शन पे रहना है, मैनेजमेंट से बातचीत करती रहनी है कि अब क्या होता है कि छोटे निवेशक आप 100-200 शेयर लिए उनसे तो मैनेजमेंट बात करेगा नहीं, वो देखिए गलत बात है। लेकिन फिर भी मैनेजमेंट लगातार मीडिया पे आता रहता है, स्टेटमेंट्स देता रहता है, उसको आप ट्रैक करते रहिए, उनके विजन क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, ये सब ट्रैक करते रहिए। और आपको अगर ऐसा लगता है कि इस बिजनेस में ग्रोथ है तो बने रहिए, तब वो मल्टीबैगर बनता है। होता क्या है कि अपने लेते हैं 25-30 रुपया में स्टॉक, 40-45 या 50 रुपया हो गया, अपने बोलते हैं अरे यार और क्या बढ़ेगा, ये डबल तो हो गया, है कि नहीं। ये मानव प्रवृत्ति है और वो 50 रुपये में बेच देता है। भैया वो 500 होने की भी क्षमता रखता है, तो आपको तो बने रहना चाहिए। आज 800-900 रुपया का रिलायंस, जो बहुत पीछे नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मार्च महीने की बात कर रहा हूँ, आज 2300-2400 रुपये में बिक रहा है। मैं पर्सनली कह सकता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो वो 900 रुपये में लेके 2400 रुपये में आज तक बने हुए। 50 रुपये आया,
₹60 आया, ₹20 आया, अरे बेच ले भैया, नहीं तो ये गिर जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं वो कई कारणों से आते हैं। आज एफएनओ में पोजीशन है, ओपन इंटरेस्ट है, कोई कोविड के नए फिगर आ गए, यूएस में इलेक्शन है, फलाना है, उससे 20-50 रुपया के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपका जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, जिसे आप मल्टी बैगर की कैटेगरी में रखना चाहते हो, उसे आप रोज देख देख करके अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। उससे क्या होगा कि आपके स्टॉक जो अच्छे वाले होंगे वो भी अननेसेसरी बिक जाएंगे। राइट सर, सही एकदम। जो आपने बोला है वही कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड के लिए भी है और मल्टी बैगर के लिए भी है। और सवाल भी वैसे ही हमेशा आता भी हमारे पास, जो हम कितनी जगह आपके मुंह से भी सुने हैं चैनल्स के ऊपर भी, कि आप जब इक्विटी में फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिए हैं तो आपको फिर उस स्टॉक्स को बार बार नहीं देखना चाहिए। जैसे कि हम कई प्रॉपर्टी लेते हैं, तो प्रॉपर्टी मार्केट का प्राइसेस भी अगर हमें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाए ना, तो हम हर एक घंटे उसको भी बाई और सेल करते रहे। तो अगर हम लोग जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका डेली का भाव नहीं पता कर रहे हैं, कोई वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर वो इक्विटी के साथ क्यों नहीं। लेकिन फिर वहां पे कुछ सवाल ये भी आते हैं सर कि अभी जैसे एनुअल रिपोर्ट को लेकर है, मतलब मैं कुछ जिस जहां से क्वेश्चंस ला रहा हूँ वहीं वहां पे बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे सीए एस्पिरेंट्स हैं। तो उनका एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि डेटा जो आ रहा है, चाहे वो एनुअल रिपोर्ट्स का जो डेटा है, हालांकि बहुत सिली क्वेश्चन है बट फिर भी पूछना चाहूंगा ताकि उनको आपकी जुबानी से सुनकर थोड़ा और क्लैरिफिकेशन और भरोसा आए कि एक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट फाइनली लोगों को, या एनुअल रिपोर्ट से डेटा जो आ रहा है वो कहाँ सर्च करना चाहिए, और सर सबसे विश्वसनीय सोर्स क्या होगा उनके लिए उस डेटा का। देखिए, मैं इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले जो आपने कहा कि डेली डेटा नहीं मिलता, अदरवाइज प्रॉपर्टी में भी ट्रेडिंग करने बैठ जाते, उस पर मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। देखिए, डेली डेटा एनएवी मिलता है म्यूचुअल फंड की सारी स्कीम्स के एनएवी रोज शाम को मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी उसमें आप रोज रिडम्पशन नहीं लगाते हो, आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में ही निवेश किए हो, ठीक है। लेकिन रोज एनएवी भी मिलता है, फिर भी ऐसा नहीं होता है कि आप उसमें रोज रिडेम्पशन लगाने बैठ जाओ कि भैया आज 10 रुपया बढ़ गया, रिडेम्पशन लगा दो, फिर परसों ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ दिक्कत इक्विटी के साथ ही आती है, जहां हम लेने के साथ हर 5 मिनट में मोबाइल पे उसका भाव चेक करने बैठ जाते हैं। आप करिए, भाव चेक करना जरूरी है क्योंकि पैसा आपका है, आप उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते कि भाई छोड़ दिया। ट्रैक करिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट आप अपने दिमाग में एक क्लियर थॉट रखिए कि मैंने ये स्टॉक 6 महीने, साल भर या उससे ज्यादा एक पर्टिकुलर गोल के लिए लिया है। अब जब जस्ट फॉर एग्जांपल कि आज ये लगता है कि फलाना कंपनी कोविड की दवाई रिलीज करेगी या कैंसर की एक दवाई बनेगी जिससे इनको बड़ा फायदा होगा, और उसके बाद ये कंपनी 4 गुना 5 गुना हो जाएगी, बट उसमें एक समय देना पड़ता है ना। ऐसा नहीं होता कि कल ही हो जाएगा। अब कल वो भाव गिर गया तो आपके जो व्यू थे कि भैया इनके तो कैंसर की दवाई आने वाली है, तब बेचेंगे तब 4 गुना होगा, आपके तो 20 रुपए गिरते ही आपने बेच दिए। तो आपके जो लॉन्ग टर्म व्यू थे या गोल थे या आपने मल्टीबैगर सोच के लिया था, उस पर पानी फिर गया। तो आप अपने पोर्टफोलियो को 2 में डिवाइड कर लो। एक में आप ट्रेडिंग करते रहो, जिसमें आप रेगुलर देखते रहो या कुछ ले, या सेम स्टॉक, मैं कहता हूँ सेम स्टॉक आप समझ लो। आईटीसी, जस्ट फॉर एग्जांपल से आप आईटीसी ये सोच के लेते हो कि 2 साल बाद ये दुगना तिगना हो जाएगा या रिलायंस दुगना हो जाएगा, आप लेते हो। मान लो आपने 100 शेयर लिए हैं, 50 शेयर को आप, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये 2 साल बाद 4 गुना 5 गुना हो जाएगा, तो एक साइड में अलग पोर्टफोलियो में रख लो जिसको आपको टच नहीं करना। बाकी के जो 50 स्टॉक है उस पर आप रेगुलर मार्केट की जो मूवमेंट है, अगर आप सही तरीका से कर सकते हो तो ट्रेडिंग करते रहो। तो उससे क्या होगा, आपके जो बचे हुए 50 स्टॉक है ना, उसकी कॉस्टिंग कम होती है, और आप जो रेगुलर टच में भी रहोगे तो उससे क्या आपका ट्रैक में भी रहेगा कि आप रोज रिलायंस देख रहे हो, तो उससे जो संबंधित कोई भी जानकारी आ रही है तो आपकी जानकारी में, ठीक है। आप, दूसरा सवाल आपका था कि बैलेंस शीट कहाँ मिलती है।
या रिलायबिलिटी कहाँ मिलती है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि पहले के ज़माने में जब हम लोगों ने कैरियर शुरू किया था तो बैलेंस शीट मिलना बहुत दुर्लभ काम था। कंपनियों को चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, कंपनियां देती थी। कहने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन कह देता हूं जब आपने कहा है। किसी जमाने में मैंने बहुत जूनियर था और किसी कंपनी में मैं काम करता था। कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। तो वहां जो मेरे सीनियर्स थे, मैं बेसिकली मार्केटिंग और सपोर्ट में था, रिसर्च में मैं बहुत बाद में आया, मार्केटिंग एंड सपोर्ट में था। तो मेरे सीनियर्स कहते थे कि भैया, मार्केटिंग एंड सपोर्ट स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को ही थी, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में जाते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जाते थे जहाँ उनके ऑफिस थे। तो नीचे पोस्ट बॉक्स हुआ करते थे और जो पोस्टमैन ना ला के वहीं पे ढेर लगा देता था एनुअल रिपोर्ट का, पड़ी रहती थी, कोई पूछता ही नहीं था, उसमें धूल जम रही है। हमारे सीनियर ने हमें बताया कि तुम किसी बिल्डिंग में जाओ और वहाँ कोई ऐसे जमीन में पड़ी हुई एनुअल रिपोर्ट हो ना, जो कोई पूछ रहा नहीं हो, गंदगी हो, उसे उठा के ले आना। तो ये हालत थे भैया, कुछ नहीं मिलता था। किसी से मिलने गया, आज आलोक भैया से मैं मिलने गया, उसकी टेबल पे एक एनुअल रिपोर्ट पड़ी है। मैंने उससे पूछा, आलोक यार, ये तेरे कोई काम की नहीं है तो मेरे दे देना यार। ऐसे मांग के लाते थे, तो वैसे करते थे। आज की डेट में तो सब कुछ संभव है। आप कंप्यूटर में एक क्लिक किए, कंपनी की वेबसाइट पे गए, वहां पर इन्वेस्टर्स कॉर्नर या फाइनेंशियल रिजल्ट्स बोल के एक कॉलम होता है, एक ऑप्शन होता है, वहां से आपने डाउनलोड ले लिया। दूसरे, जैसे मैंने कहा, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे होता है। और तीसरे, जो कि थोड़ा खर्चीला काम है और बड़ा काम है, माने जिन लोगों का बड़ा पोर्टफोलियो है, जैसे हम लोग हैं, तो क्योंकि मैं रेगुलर रिसर्च में रहता हूँ, ब्रोकिंग फर्म है, खर्चा कंपनी उठा रही है, तो हम लोग एक जो पेड डेटाबेस होता है इसका, जिसके 2-3 वेंडर भारत में हैं। वैसे तो कई वेंडर हैं, बट मेनली 2-3 वेंडर ही हैं जो वो सालाना सब्सक्रिप्शन पे ये आपको अवेलेबल कराते हैं, जिसमें आपके 20 साल का जो बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो या क्वार्टरली रिजल्ट्स हो, टेबुलर फॉर्म पे आपके स्क्रीन पे आ जाता है, साइड बाय साइड, जिसमें आपके कंपैरिजन वगैरह में भी सुविधा होती है। तो इस तरीके से कई तरीके से अवेलेबिलिटी है। स्टॉक एक्सचेंज है, इंटरनेट है, कंपनी वेबसाइट है, सेबी वेबसाइट है। इसमें न केवल बैलेंस शीट बल्कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी ने जो फाइलिंग करी है सेबी में या किसी तरीके की कोई अनाउंसमेंट करी है, वो सारी अवेलेबल हो जाती है। सर, मैं तो साथ ही साथ आपकी जो ये स्टोरी है एनुअल रिपोर्ट वाली, उसके साथ कुछ अपना भी ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जब हमने होश संभाला इस फाइनेंशियल मार्केट में, तो हमें वो शेयर ज़्यादा अच्छे लगते थे जिनके डिस्काउंट कूपन्स घर पे आते थे। लाइक अभी भी बाटा अपने शेयर होल्डर्स को कहीं ना कहीं डिस्काउंट कूपन भेज देता है एनुअल रिपोर्ट के साथ। डंकन वाले हैं, उनकी चाय के कूपन्स मिल जाते थे। एंड कैलकाटा में उस एज की बात करूँ तो कैलकाटा बेस्ड एक कंपनी है निको, जिनका एक पार्क है, बहुत फेमस पार्क है निको पार्क, और वो भी अपने जितने भी शेयर होल्डर्स होते थे उनको कहीं ना कहीं ऐसे डिस्काउंट्स कूपन भेज दिया करते थे। साथ ही साथ वो एक जमाना था, इवन आज भी हम देखते हैं बहुत सारी कंपनियां जिनका सच में बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट बहुत ही खराब होता है, बट इतनी सुंदर सुंदर एनुअल रिपोर्ट कहीं ना कहीं वो बनाते हैं। और इसमें एक नाम जरूर लेना चाहूंगा जो कि बहुत ही पैथेटिक रहा है वो स्टोरी, वो है सीसीडी का। अगर आपको भी याद होगा, सारे लोगों को याद होगा, मिस्टर वीजी सिद्धार्था के एक्सपायर होने के बाद कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट बहुत लेट से सबमिट किया, राइट। और उसके कारण से उनको कुछ कंप्लायंस इश्यूज भी आए, बट उसके बावजूद भी उनकी जो एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह है ना, तो मेरा एक मैसेज है बाकी लोगों को जो सुन रहे हैं, तो आप कंपनी के ग्राफिक्स डिजाइन पे मत जाइए, उसकी पेपर क्वालिटी पे मत जाइए। अगर आपको एनुअल रिपोर्ट फिजिकल फॉर्म में भी मिल रहे हैं, उनके नंबर्स पे जाइए जो कि अंदर कहीं ना कहीं छिपे रहते हैं, और वही नंबर्स आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाएंगे। तो सर, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, 2-3 छोटे छोटे और सवाल है। जैसे सबसे बड़ा कंसर्न है उन लोगों के लिए जो सिर्फ आईपीओ में पैसा डालते हैं, और अगर याद होगा, मैंने अभी सीसीडी का नाम भी इसलिए लिया कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं थे, आज से 5 साल पहले ही कंपनी ने अपने आप को लिस्ट करवाया था, और उनका सबसे पहले ही जो रीजन था सीसीडी का लिस्ट होने के लिए, या मीन फंड रेज करने का, वो था डेट रिपेमेंट। एंड लास्ट तक आप और हम देखेंगे कि डेट रिपेमेंट नहीं हुआ,
इवन एक कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉस्ट, इवन एक इस नेशन को एक बहुत बड़ा कॉस्ट देना पड़ा एज हम बोल सकते हैं कि बहुत मजेदार सीईओ को कहीं ना कहीं वैसा स्टेप लेना पड़ा। तो आईपीओ के समय हम क्या पैरामीटर देख सकते हैं, क्योंकि वो तो एक ऐसा सफर होता है ना जो स्टार्ट ही होने वाला है, और जिसे आप और हम कितनी बार सुनते भी है, पहला कदम। तो ये पहला कदम इन्वेस्टर्स कैसे उठाए, रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे देखे एक आईपीओ को सर? देखिए, जो सीसीडी का आपने उदाहरण दिया, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और कोई भी इंसान के लिए सब चीज से ज्यादा कीमती उसकी खुद की जान होती है, हर चीज से ज्यादा कीमती। फिर वो चाहे फिजिकल वेल्थ हो, फैमिली हो, ये हो वो हो, कुछ भी हो, सबसे ज्यादा कीमती उसकी खुद की जान होती है। और जब वो खुद की जान देने के लिए कोई कदम उठा रहा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो ऐसा था जिसे वो संभाल नहीं पा रहे। भगवान जाने किस कारणों से वैसा कदम उन्हें उठाना पड़ा। लेकिन जो एनुअल रिपोर्ट की या उनके एक्सपेंशन प्लान्स की या पैसे रीपेमेंट नहीं करने की बात थी, वो एक फंडामेंटल चीज देखने की थी कि उन्होंने एक्सपेंशन किया बहुत जोरदार, जगह जगह उनके शॉप्स खुले और वहां उन्होंने एक्सपैंड किया। लेकिन फाइनली वहां पर अगर आप ध्यान दो तो सेल उतनी नहीं होती थी। एक एक कप कॉफी या चाय जो थी वो 300-400 रुपए या उससे भी ज्यादा की हुआ करती थी। वहाँ एक एक आदमी बैठ के 4-4 घंटे 5-5 घंटे अपने लैपटॉप पे कुछ काम करता रहता था 200-300 रुपया दे करके। तो उनके लिए एक अ, बिना भाड़े की ऑफिस मिली हुई थी लोगों को, जो वहाँ पे चलते फिरते लैपटॉप लेके बैठ गए, भैया एक कॉफी का ऑर्डर दे दिया और सुबह से शाम तक बैठे हैं। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को ऐसा करते थे। तो कहीं ना कहीं मॉडल में भी थोड़ी दिक्कतें थी, एक्सपेंशन ओवर हो गया था, लिवरेज ज्यादा था, कई दिक्कतें थी। और एनुअल रिपोर्ट की जो क्वालिटी की आपने बात करी, मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल अभी अभी दिमाग में आया, इसलिए कह रहा हूँ कि रिलायंस की अगर आप बैलेंस शीट देखो, रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट कहीं से फिजिकल वाली देखो, तो अभी लास्ट 1-2 साल की तो मैंने नहीं देखी है क्योंकि हम लोग ऑनलाइन ही देख ले रहे हैं और आए भी नहीं है। लेकिन पहले की, आज से 2 साल पहले तक की, बहुत पुरानी बात नहीं, वो 2 साल पहले की तक भी आप देखो ना तो न्यूज प्रिंट में छपती थी। न्यूज प्रिंट जो कि एकदम लुगदी कागज होता है, नरम सा, जिसमें कुछ क्वालिटी नहीं होती है, उसमें छपती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियां जो अच्छा मैनुअल रिपोर्ट छापती हैं वो बकवास होती है। आज आईटीसी हो, इन्फोसिस हो, इन सब की बहुत अच्छे पेपर्स में भी छपती है। तो दैट कैनॉट बी ए क्राइटेरिया कि इसने क्या कर रहा है। लेकिन आपने बहुत सही पॉइंट उठाया है। कई बार ऐसा होता है कि लोग अच्छी अच्छी बैलेंस शीट, अच्छे पैम्फलेट्स, अच्छे प्रोस्पेक्टस छपाते हैं ताकि बाजार से पैसा उठा सकें, और वही उनके मंशा रहती है। लेकिन ये सब की नहीं होती है, कुछ लोगों की होती है। पहले कदम पे आते हैं। पहला कदम, जो मेरे रिसेंट मैंने अभी एग्जिस्टिंग बॉस हैं, जिन्हें बाजार का बहुत अच्छा नॉलेज है, फाइनेंस का बहुत अच्छा नॉलेज है, उनसे मैंने एक बात सीखी है कि आप कभी कुछ नहीं सीख सकते हो अनलेस आप उसमें इन्वॉल्व नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बताऊं, मैं आपको दिन भर रिलायंस, आईटीसी, लार्सन या एचडीएफसी बैंक पे ज्ञान देता रहूंगा। 4 घंटे मैं आपको बैठा के समझा दूंगा, आपके जहन में, आपकी यादाश्त में उसका 2% भी दूसरे दिन नहीं रहेगा। क्यों? सही है ना? यस। आप उसमें 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर दो, 10,000 रुपया उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि आपके जेब का पैसा लग गया है। उसके बाद मैं आपको क्या ज्ञान दूंगा, आप मुझे ज्ञान देने लगोगे, क्योंकि आप खुद उस पर इन्वॉल्व हो जाओगे, उस पर ट्रैक करने लगोगे, सारा समय उस पर ही गुजारने लगोगे कि यार रिलायंस क्या कर रहा है, उसमें जियो में स्टेक बेच दिया, उसने रिटेल में स्टेक बेच दिया, फलाना इन्वेस्टर आ रहा है, वो ये नया लॉन्च, आप खुद उसको ट्रैक करने लगोगे। पहला कदम तो ये होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 10,000 रुपये ही लगाओ, डीमेट का जमाना है साहब, एक शेयर भी मिलता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप पहला कदम ये उठाइए, एक शेयर ही लीजिए और समझिए उस चीज को। आईपीओ की जहां तक बात है,
आईपीओ में कई चीजें देखने की होती है। प्रोस्पेक्टस तो आजकल रेगुलेटरी गाइडलाइंस के कारण से इतने मोटे हो गए हैं कि हाथ में उठाओ तो लगता है कि 2 किलो का कुछ बोझ उठाया हुआ है, और उसको पढ़ना असंभव सी बात प्राय सभी के लिए हो गई। लेकिन फिर भी उसमें आईपीओ रिपोर्ट्स आती रहती हैं, मीडिया में कह लीजिए या ब्रोकिंग हाउस में कह लीजिए, वो सब आप पढ़ सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि आप, मैंने जैसे पहले कहा कि प्रमोटर बैकग्राउंड देखना चाहिए कि प्रमोटर ने जो पैसे पहले उठाए थे या आगे उठाने की बात कर रहे हैं, वो उस पैसे की क्या करने वाले हैं। डेट चुकाएंगे, नए प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, उस प्रोजेक्ट की क्या आगे वैल्यूएशन होगी, उस जो प्रोडक्ट पे वो काम कर रहे हैं उसकी डिमांड कैसी है। सबसे बड़ी बात वैल्यूएशन कैसा है। आज की डेट में टेबल पे कुछ नहीं रहता, पहले ही इतना महंगा हो जाता है स्टॉक। आईपीओ के टाइम आईपीओ ही इतने महंगे दामों में आता है कि आपके पास कुछ बचता नहीं। आज यूटीआई जैसी बहुत ही अच्छी एएमसी की बात कर लो, अभी जो रिसेंट आईपीओ कल परसों में ही आया, मैंने पिछले हफ्ते ही आया था, लिस्टिंग हुई। आज देश की सेकंड सबसे बड़ी एएमसी कंपनी है। म्यूचुअल फंड का अगर कोई नाम जानने लगा है तो यूटीआई की वजह से जानने लगा है, जो कि वर्षों से मास्टर गेन और ये दुनिया भर के स्कीम्स चला रही थी। लोगों को म्यूचुअल फंड की जो ज्ञान हुआ है, वो भले आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, बहुत प्रचार हुआ हो गया, बट शुरुआत तो उन्होंने ही करी। लेकिन आप लिस्टिंग पे देखो, लिस्टिंग के बाद वो डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ है और आज तक अभी तक उसकी आईपीओ प्राइस नहीं आई है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यूटीआई कंपनी खराब है या कुछ और है, वो इशू महंगा आया था। उसके बावजूद लोगों ने जोरदार उसमें निवेश कर दिया, ये सोच के कि सारे इशू अच्छे आ रहे हैं। उसके बाद अब मैं समझता हूँ कि अब जो पिछले 4-5 हुआ क्या, हैप्पीएस्ट माइंड का जो आईपीओ आया ना, उसने बहुत अच्छा रिटर्न कमा के दिया, 100%, 150% का। तो लोगों को लगा यार आईपीओ पे पैसा लगा ले, बहुत जल्दी आ जाएगा। मैं बताऊं आपको, ये जो 2-3 खराब लिस्टिंग हुई है ना, इसके बाद जो आईपीओ आएंगे उसमें लोग डर जाएंगे, अच्छे इशू में भी उतना पैसा नहीं डालेंगे। तो आप ऐसा मत करो, आईपीओ जांच परख लो। रेटिंग्स आती हैं आईपीओ की कई जगह, कई वेबसाइट, रेटिंग्स देख लो। जो मीडिया में कामकाज के बारे में बताया जाता है, जो नंबर्स दिए गए हैं, आप एनुअल वो डीआरएचपी तो पूरी पढ़ने आपको संभव नहीं है, लेकिन आईपीओ रिपोर्ट्स आती हैं, कई ब्रोकिंग हाउस की आती हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में, मीडिया में रेगुलर आती रहती हैं, वो जांच सकते हो। या किसी तरीके से आपका सोर्स हो, तो जो इन्वेस्टर मीट्स होते हैं आईपीओ के, प्री आईपीओ मीट्स होते हैं आजकल, तो वो भी जूम पे होने लगे हैं, उस पर अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको बहुत सारा एक क्लियर विजन मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, तो आपको बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। आईआरसीटीसी का आईपीओ आया था, ठीक, भैया वो मोनोपोली बिजनेस है। टिकट आपको कटानी है किसी भी वेबसाइट से कटाओ, अल्टीमेटली वो आईआरसीटीसी के थ्रू होती है। तो रेलवे की यात्रा तो लोग करेंगे ही। बहुत जो पैसे वाले हैं, जो हमेशा हवाई जहाज से ट्रैवल करते हैं, उन्हें भी कुछ ऐसे डेस्टिनेशन है जहां हवाई जहाज नहीं जाती, तो वहां आपको रेल पे ही जाना है और आईआरसीटीसी को ही पैसे देने, न केवल टिकट के, उनके फूड के, पानी तक जो रेलवे में बिकता है वो आईआरसीटीसी का होता है। तो इस तरीके से कुछ बिजनेस यूनिक होते हैं जिनमें कोई कंपटीशन नहीं होता है, उसमें आपको पैसा बनना ही है। तो आपको बिजनेस मॉडल देखना है, प्रमोटर देखना है, नंबर्स देखने हैं, ये सब देखिए। तो और हाँ सर, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रिलायबिलिटी या विश्वास का एक सवाल रहेगा कि भाई अगर आप इतनी मोटी मोटी ये प्रोस्पेक्टस नहीं देख पा रहे हैं और एज पर सेबी गाइडलाइंस अगर वो सब आपको अवेलेबल भी हो रही है, तो आपको कहीं ना कहीं किसी एनालिस्ट पे बोल दे या फिर हम बोलते हैं कि किसी एक रिलायबल सोर्स पे बिलीव करके फिर आईपीओ के लिए जाना चाहिए। राइट सर, सही बोल रहा हूँ मैं? नहीं, मैं कहता हूं कि आप विश्वास सब पे करो। आपको जिस पे भरोसा बनता है, जिसको आप समझते हो कि ये आदमी सही है, उसको फॉलो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत बैकग्राउंड चेक आप खुद भी करो। कभी ये मत करो कि आलोक दहिया ने या राजेश अग्रवाल ने या XYZ ने ये स्टॉक बोला है तो मैं आंख बंद करके वो ले लूंगा। आपका पैसा है, आपको सावधानी बरतनी है। दिल्ली में जब आप जाओगे ना,
तो आपको हर चौराहे पे एक बोर्ड लगा हुआ नजर आएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधान आपको रहना है साहब। फॉलो अप किसी को भी कर लो, आप उससे गाइडेंस ले सकते हो, उसने ये कहा था, उसके बाद मैं थोड़ा सा और अपना होमवर्क करूँ। जी सर। सर सर लास्ट और वो है क्वेश्चन कि आपको आने वाले समय में कौन कौन से सेक्टर आपके पसंदीदा सेक्टर्स है जिनको आप अगले 1-2 साल के लिए रडार पे रखना चाहते हैं, या हमारे दर्शकों को या हमारे जो व्यूवर्स होंगे उनको सजेस्ट करना चाहते हैं? देखिए, सेक्टर की अगर बात की जाए तो कोरोना काल आने के बाद बहुत उथल पुथल मच चुकी है प्राय सारी इकोनॉमी में, सारी इंडस्ट्रीज में। कोई भी इसकी मार से अछूता नहीं है, सब जगह दिक्कतें हुई। लेकिन जिस तरीके से आस्ते आस्ते लॉकडाउन खुल रहा है और सरकार का ये रवैया रहा है, न केवल भारत की सरकार का बल्कि विश्व भर की जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी सरकारों का ये रवैया रहा है कि स्टिमुलस दिया जाए, कुछ खर्चे किए जाए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का सरकार के पास सबसे पहला तीर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करो, एम्प्लॉयमेंट अपने आप जनरेट हो जाती है। उसमें मैनुअल लेबर लगता है, उसमें सीमेंट लगता है, उसमें स्टील लगता है, तो उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज चलने लगती हैं। उसमें लोगों को पैसा आएगा तो लोग खर्चा करेंगे, एफएमसीजी चलने लगता है। तो ये एक बेसिक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर चलेगा तो बाकी सब चीजें अपने आप चलने लग जाएंगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चल सकता है, दूसरे ऑटो में एक अच्छी बढ़त हो सकती है। कारण ये है कि ये कोरोना वोरोना के बाद लोगों के माइंडसेट ऐसा हो गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग कम कर दिए हैं और आने वाले दिनों में भी ये सोचेंगे कि थोड़ा सा बच के चला जाए या कम किया जाए। तो जिनकी जितनी कैपेसिटी होगी, कोई टू व्हीलर लेगा, कोई फोर व्हीलर लेगा। फोर व्हीलर में भी अगर मेरे पास पैसे कम है तो मैं 4-5 लाख की जो एंट्री लेवल गाड़ियां होती है वो लूंगा। तो मुझे लगता है कि ऑटो भी थोड़ा बेटर चलेगा। जी सर। सर डिस्क्लेमर के साथ पूछ रहा हूँ कि मेरे भी पर्सनल होल्डिंग में है, वो है एल और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम लिया तो पिछले 3-4 महीने भी क्यों बोलूँ, मेरे को लगता है पिछले 1-1.5 साल से अगर कोई अंडर परफॉर्म रहा है तो शायद उसमें एल का एक बहुत बड़ा नाम है। सो सर विद डिस्क्लेमर अगर आप कुछ बोलना चाहे एल के ऊपर। देखिए, एलएनटी की बात करूं तो जैसे आपने कहा कि अंडर परफॉर्म किया, तो अंडर परफॉर्म बहुत सारे स्टॉक्स ने किया है। आईटीसी जैसे मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था, एलएनटी ने भी अंडर परफॉर्म किया है, नो डाउट। ऑन मार्केट कैप फ्रंट आपके शेयर के भाव नहीं बढ़े, कंपनी ने अंडर परफॉर्म नहीं किया। कंपनी के तिमाही पर तिमाही नतीजे अच्छे आए। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब आपका लॉन्ग टर्म का गोल है और आपने एक लंबी अवधि के लिए लार्सन जैसी कंपनी में निवेश किया है, तो ये सोच के ही किया है कि मैं इसमें लंबी अवधि के लिए बना रहूंगा। ठीक है, तो इसमें आप इस चीज से तो निश्चित रह सकते हो कि कंपनी अच्छी है, प्रमोटर अच्छा है। सबसे बड़ी बात, आपको याद हो तो कुछ समय पहले की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वो भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, राइट। यस सर। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वो बनाना चाहते हैं और लार्सन की ऑर्डर बुक अगर आप देखो तो 3 ट्रिलियन की अकेले की। तो यू कैन इमेजिन, मोदी जी भी 5 ट्रिलियन एक दिन में तो नहीं बना पाएंगे भैया, उनको भी समय देना पड़ेगा ना। ये कोई जादू थोड़ी है कि वो बोले और हो गए, समय सबको देना पड़ेगा। 3 ट्रिलियन की ऑर्डर बुक को भी एग्जीक्यूट करने में समय लगेगा। आज की डेट में अंडर परफॉर्म इसलिए किया क्योंकि लास्ट 7-8 महीने से लेबर की बड़ी प्रॉब्लम है। हमने अक्सर न्यूज में देखा है, माइग्रेंट लेबर, अप्रवासी मजदूर जिसे कहा जाता है, वो अपने अपने घरों को वापस चले गए, बहुत दिक्कत में थे, बहुत दुखी हालत में गए। अब जब तक वो वापस नहीं आएंगे और पूरी तरीके से काम काज चालू नहीं होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए, रियल एस्टेट कह लीजिए, या और भी दूसरी इंडस्ट्रीज। मैं कई स्टील कंपनी वालों से भी बात किया, सीमेंट वालों से बात किया, उन्होंने कहा यार 70-80% तक लेबर आया है अभी तक।
तो लेबर की शॉर्टेज है और वो थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेंगी, लेकिन ये बात अपनी जगह तय है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होते रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनते रहेंगे। रोज एक आप देखोगे एक नए पुल बन रहे हैं। आज कलकत्ता की बात कर लो तो नए मेट्रोज की एक उम्मीद बंधी हुई है कि भैया दिवाली के बाद दक्षिणेश्वर तक मेट्रो चालू हो जाएगा या ईस्ट वेस्ट मेट्रो चल रहा है। तो ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बात है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें थोड़ा समय लगता है। कंपनी बहुत अच्छी है, लार्सन में कोई डाउट ही नहीं है। श्योर सर, सर पक्का ध्यान रखेंगे हम लोग इन सारे फैक्टर्स के ऊपर। और सिंस हम लोग एकदम एंड की तरफ है तो मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि क्यों ना एक रैपिड फायर राउंड भी खेला जाए राजेश सर के साथ। और वो रैपिड फायर राउंड ये होगा कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा विद ऑप्शंस और आपको जल्दी से बताना है कि आपकी चॉइस है, आपका पहला पसंद क्या है। और शुरू करते हैं सर उसी के साथ कि अगर राजेश सर को ये 2 ऑप्शंस मिले तो उनमें वो कौन सा पहला पसंद करेंगे। तो बैलेंस शीट या कैश फ्लो सर? बैलेंस शीट। माइक्रो फैक्टर्स या मैक्रो फैक्टर्स? माइक्रो। पीई रेशियो या पीबीवी रेशियो सर? पी। डिविडेंड यील्ड या डीपीएस सर? डिविडेंड यील्ड। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स या क्वालिटेटिव फैक्टर्स? क्वालिटेटिव। टॉप लाइन या बॉटम लाइन? बॉटम लाइन। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, मेरे को पता है आंसर, टेक्निकल या फंडामेंटल सर? फंडामेंटल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। और आपने जो इंसाइटफुल अपने विचार रखे हमारे सामने, हमें हमारी टीम को, हमारे सारे जुड़े हुए जितने भी मेहमान हैं, मेंबर्स हैं, उन सबको एंड आने वाले वो लोग जो इस वीडियो को कभी भी देखेंगे तो उनको भी शायद बहुत सारा चीज़ यहाँ जानने और सीखने मिला होगा। मैं 2-5 मिनट का टाइम देता हूँ, किसी के पास भी अगर और कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं आराम से। आप चैट बॉक्स पे डाल दीजिए और कोई भी सवाल अगर आपका होगा तो आप राजेश सर से हम हाथ के हाथ उसका आंसर ले लेंगे। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स पे। सर एक क्वेश्चन आया है कि गुड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स टू वॉच आउट, आपके पॉइंट से कौन से वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स है जिनको रडार पे रखना चाहिए? अनिल जी का सवाल है ये। देखिए, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर सबसे पहला या कहूं कि टॉप 10 जोड़ा जाए तो 10 के 10 नाम में लार्सन ही रहेगा, जो सेफेस्ट बेट है आपके लिए। उसके बाद भी अगर आपको देखना हो तो कई कंपनियां हैं, जैसे थर्मैक्स है, आपके भारत फोर्ज है, जो एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं है लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी बनाती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को केटर करती हैं, डायरेक्ट नहीं है। कोई कहेगा नहीं साहब ये तो ऑटो एंसिलरी की कंपनी है। बहुत सी प्रोडक्ट ऐसे हैं जहाँ वहाँ ध्यान दिया जा सकता है, बट मेरी अगर पसंद पूछी जाए तो इट्स ओनली लार्सन। एक और सवाल है सर अपने किशोर बियानी जी के लिए। वो किशोर बियानी जी का मतलब है फ्यूचर ग्रुप के फंडामेंटल्स। मतलब लोग इतनी बुरी तरह ट्रैप हो चुके हैं कि हर एक वेबिनार या किसी भी मीटिंग पे रहता भी हूँ तो मेरे पास भी ये सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर फ्यूचर ग्रुप पे जल्दी से कोई राय बन जाए आपकी कि क्या उसका फंडामेंटल्स कैसा लग रहा है फिलहाल अब इस कंडीशन में। देखिए, फ्यूचर ग्रुप की अगर बात की जाए या बियानी जी की बात की जाए तो जैसा मैंने थोड़ा देर पहले कहा कि चाहे कंपनी हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे मनुष्य हो, समय अच्छा बुरा चलता रहता है। और कल परसों ही की बात है, मैं कहीं पे पढ़ रहा था, मैं आई एम नॉट श्योर कहाँ पढ़ रहा था, कि बयानी जी ने किसी जगह ये इंटरव्यू दिया है कि कोविड के कारण से उन्हें एक बहुत बड़ा लॉस हुआ उन कंपनियों में, इस कारण से उन्हें कंपनी बेचनी पड़ी। पूरा हिंदुस्तान अगर मैं कहूँ तो उसे ऑर्गेनाइज्ड रिटेल क्या होता है ये बयानी जी ने बताया। उसके पहले कोई नहीं जानता था कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेल क्या होता है। विदेश जाना सबके लिए संभव नहीं है। 1000 आदमी अपने पकड़ेंगे तो उसमें एक आध आदमी कोई विदेश यात्रा करता हो।
उसे पता था वॉलमार्ट क्या होता है, उसे पता था दूसरी चीजें क्या होती है, बट ऑर्गेनाइज्ड रिटेल इन इंडिया उन्होंने ही सबको बताया कि इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड। नहीं तो क्या होता था भैया, अपने को कोई ग्रोसरी का आइटम लेना है, अपने मोहल्ले की किराना की दुकान पे जाते थे, कपड़ा लेना है तो बड़ा बाजार जाते थे, यही करते थे। अपने को पैंटलून जाना है, एक अच्छे वातावरण में कपड़े खरीदने हैं, एक बहुत कंफर्टेबल माहौल में, एसी में, ये बयानी जी ने ही बताया। और इसके लिए मैं दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि भारत में उन्होंने ये नई सोच, नया दिशा दी। अब दिक्कतें आ गई बिजनेस में, उसके कारण से उन्हें बेचना पड़ा, जिस कारण से निवेशक भी फंस गए हैं। कहानी जैसा बिजनेस है। आप देखो तो पर्सनली मैंने अपने 22 साल के करियर में कभी भी रिकमेंड नहीं किया, बावजूद इसके कि मैं उनको, जैसा मैंने कहा कि मानता हूं कि वही जन्मदाता थे ऑर्गेनाइज रिटेल के, उन्होंने देश को अच्छा दिशा दी, बट मैंने रिकमेंड नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो उनकी बैलेंस शीट और पीएल जिसपे अपने इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे, मार्जिन्स जो थे वो 1 या 2% पे ही आते थे। ठीक है, 1 या 2% के मार्जिन आते थे। वो मुझे कभी भी कंफर्ट नहीं दिए कि क्योंकि थोड़ा भी समय खराब आएगा तो ये 1-2% का मार्जिन नेगेटिव होना बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं थी। ठीक है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आती थी, ट्रेडिंग हमने भी करी, लोगों को भी कहा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज थी, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमने कभी भी रिकमेंड नहीं किया। अब चूंकि वो रिलायंस के पास चला गया, आपको अगर ध्यान हो तो जिस दिन रिलायंस वालों ने एक्वायर किया था, उसके दूसरे दिन अपर सर्किट लग गया। ठीक, लोग ऐसे लेने लगे कि भाई आज लेना ही है, और अब वो पिछले 10-15 दिन से लगातार लोअर सर्किट में आ रहा है और लोग फंस गए। तो आप इस तरीके से कोई को ब्लाइंडली फॉलो मत करो भैया, फंडामेंटल देखो, वैल्यूएशन देखो, उसके बाद ही लो। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, कई बार न्यूज आती है कि राकेश जी ने वो लिया है, फलाना जी ने वो लिया है, इसलिए मैं भी ले लूं। साहब, फलाना जी जो लेते हैं वो 10-15 साल, 5 साल सोच के लेते हैं। ठीक है, उनके जो फंड्स हैं उसका वो 5-10%, 20% जितनी भी उनको माने कंफर्ट जोन हो उतना लेते हैं। अपने क्या करते हैं, फलाना जी ने लिया है तो चलो यार, अपनी 500 शेयर की भी कैपेसिटी नहीं है और अपने 5000 शेयर का सौदा कर लेते हैं कि फलाना जी ने लिया है, दूसरे दिन ये डबल हो जाएगा। नहीं होता ऐसा, उनकी स्ट्रेटेजी समथिंग डिफरेंट है। खाली उनके नाम जानने से नहीं होगा, उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, वो ट्रेडिंग के लिए लिए थे, इन्वेस्टमेंट के लिए लिए थे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितने साल के लिए करेंगे हमें तो कुछ नहीं पता ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि रिलायंस ले लिया है तो पैंटलून, ये फ्यूचर रिटेल के शेयर जो है वो 4 गुना हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। फंडामेंटल्स चेक करने चाहिए, और फंडामेंटल्स में इसमें बहुत बड़ी दिक्कत शुरुआत से थी। आज भी डेटा सारा अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो, मार्जिन 1 या 2% पे ही आते हैं। जी सर, जी थैंक यू प्रतीक, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। लास्ट क्वेश्चन प्रणव विमानी जी का है, दैट इज आरओसी और आरओए का सर असर कैसा रहता है जब अपने किसी स्टॉक के ऊपर में मतलब आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। आरओसीई और आरओए, इन दोनों में से किसी एक का या दोनों का सर आपके पॉइंट से क्या असर है? देखिए, दोनों बहुत ही उम्दा इंडिकेटर्स हैं रेशियो के हिसाब से अगर कहा जाए। आपने जो कैपिटल लगाई हुई है उसके आपके क्या रिटर्न आ रहे हैं, आपके जो एसेट हैं उसके क्या रिटर्न आ रहे हैं, वो जांचने का एक बहुत ही उम्दा तरीका है। और जिनके बहुत हाई आरओसी आरओए आते हैं, जाहिर सी बात है कि वो आपका कंफर्ट जोन बहुत अच्छा होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ तो आप कॉलगेट का आरओसी और आरओए चेक करोगे ना, तो आपको लगेगा यार बहुत अच्छा है और यहाँ लेना चाहिए। तो दैट्स वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर इन फंडामेंटल एनालिसिस, जहाँ हम लोग सिर्फ आरओसी आरओए नहीं, आरओई भी देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। आजकल लोग नहीं देखते हैं, बस मैंने कहा ना कि किसी ने कहा दुगना हो जाएगा ले लो, बट ये सब चीजें बिल्कुल देखनी चाहिए और बहुत मायने रखती हैं।
जी सर। सर, मैं और मेरी पूरी टीम, हमारे लिसनर्स, सबकी तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। और जितने शांति से और जितने शांत स्वभाव के तो आप है ही, ये पूरा दुनिया जानता है, पूरा पूरा इंडिया भी जानता है। और जितने आसान भाषा में आपने चीज़ों को समझाया, जो कि हमारी भी पहल रहती है कि इस फाइनेंशियल मार्केट जैसे कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजीज को या इस मार्केट को, बाजार को आपने जितने सरल शब्दों में समझाया, उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको कुछ ना कुछ तो पक्का सीखने मिला ही होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम आपके साथ कुछ ऐसा प्रोग्राम और कुछ ऐसे वेबिनार जरूर लेके आए जहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों को और ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ बढ़ा पाए। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। और सर, आपकी तरफ से अगर कुछ बोलना है तो प्लीज। देखिए, शुक्रगुजार तो मैं भी आपका हूँ, क्योंकि आपने इस लायक समझा कि आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं आपकी एकेडमी के, उन्हें मैं अपने व्यूज शेयर कर सकूं। पता नहीं मैं कितना सफल हो पाया या नहीं हो पाया। सच बोला जाए तो सेमिनार वगैरह मैंने कई किए हैं ऑफलाइन, जो होटलों में बैंक्वेट लेके किया जाता है। ये मेरा पहला था, जो कि मैं सिर्फ आपके मार्गदर्शन कह लो या आपके विश्वास से कि बैकग्राउंड में आलोक दैया है, मैं ये कर पाया हूँ। तो अच्छा है अगर आपको और आपके जो चाहने वाले, सुनने वाले हैं, उनको इनसे कोई सीख मिली है या कुछ फायदा हुआ है, तो मैं भी ऑलवेज अवेलेबल हूँ। कोई खास बात नहीं है, आपसे इतने अच्छे संबंध है, मैं समझता हूँ बिल्कुल हम लोग फिर मिलेंगे जरूर। जरूर सर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो वेबिनार हमने कंडक्ट किया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा रीजन जो रहा है वो नॉलेज इन्हेंसमेंट के लिए हुआ है। तो ये जो वीडियो है, ये जो वेबिनार है, ये टोटली एजुकेशनल पर्पज के लिए है। हमारा डिस्क्लेमर एक साथ फिर से ये है कि किसी भी स्टॉक में अगर हमने पर्सनल अपनी ओपिनियन दी है तो उस पर काम करने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर संपर्क करें, उनसे ज़रूर राय ले लें। हमारा जो डिसीजन था, हमारा जो स्टॉक के प्रति हमारा जो राय था, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक पर्सनल है। तो और वो पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है। तो आगे बढ़ने के लिए या किसी भी राय पर काम करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह कर लें। और टच में रहने के लिए वी हैव ओनली वन डेस्टिनेशन, यू कैन सर्च अस ऑन टेलीग्राम, दैट इज आलोक दयास ट्रेडिंग डेस्क, जहाँ पे बहुत सारे नॉलेज के जो कंटेंट है वो हम शेयर करते रहते हैं, ताकि लोग उन चीज़ों को सीख के, समझ के एंड समझदारी से इस फाइनेंशियल मार्केट में उतरे और आगे बढ़े। नमस्कार, थैंक यू। और फिर दोबारा मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, और उम्मीद करेंगे कि वापस वहाँ पे भी आपका जो नॉलेज है वो इनहेंस हो। थैंक यू।